यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट्स ऑल अबाउट सर 124 आप लोगों ने बेसिकली पैकअप करा। 124 इज ऑल अबाउट अनपेड डिविडेंड अकाउंट एंड नॉर्मली अनपेड डिविडेंड अकाउंट की कल हमने कुछ टाइम लिमिट्स कुछ टाइम फ्रेम आपने बनाया जिसमें थोड़ी सी मैं रेलेवेंस स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम 123। पहले तो 123 सेक्शन में आप लोगों ने क्या रीड आउट किया कि सर जब से आप डिविडेंड क्या कर देते हैं डिक्लेयर। पहली बात डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायर अमाउंट, क्लियर। मैं फाइनल डिविडेंड एज वेल एज एंटायर हम दोनों की बात कर रहे हैं। जिस दिन भी आप डिक्लेयर करेंगे वो मेरा मैटर मुझे पता है कि एंटायरम डिविडेंड तो डायरेक्टली क्या होता है डिक्लेयर बाय द बोर्ड, बट फाइनल डिविडेंड बोर्ड की ओर से क्या होता है रिकमेंड एंड मेंबर्स के द्वारा क्या होता है डिक्लेयर। वो भी कहां पे एजीएम में बाय पासिंग हुआ। वो सिनारियो हमें पता। हमें तो जस्ट ये बताया गया था कि जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे वहां से विद इन 5 डेज ये पैसा एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में आपको डिपॉजिट करवाना होगा, क्लियर। एंड प्लस व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम गिवन फॉर द पेमेंट, दैट इज 30 डेज। दैट इज 30 डेज। 30 डेज का टाइम आपको दिया गया बट स्टार्टिंग पॉइंट वही है। 30 डेज कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो कहने को नट शेल आप ये कह सकते हो कि 5 दिन में तो जमा करवाने हैं, अगले 25 दिन में पे करना है, बट टोटल टाइम कितना है 30 डेज। और जैसे कल आप में से एक डाउट पूछ रहे थे कि सर लेट इट बी 25th डे तक या 26th डे तक हमने जिस जिसको पे आउट करना था सबको पे आउट कर दिया। वो जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो 7 डेज वाला सिस्टम जो आपने पढ़ा था कि आपको एक अलग अकाउंट में डिपॉजिट करवाने होंगे, क्या वो 26th डे से ही स्टार्ट हो जाएगा? नो, दैट इज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ, क्या लिखा हुआ था, 30th डे। 30th डे आप पूरा वेट करो। कोई जरूरी नहीं है कि मन करे शायद वो एक दिन बाद 2 दिन बाद पर्सन ट्रेस हो जाए, बट सर अगर 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन हो चुके, नाउ नो टाइम टू वेट। फाइनली विद इन 7 डेज ये अमाउंट कहां पे ट्रांसफर हो जानी चाहिए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और अगर बाय चांस कंपनी ने क्या करा, डिले करा, पनिशमेंट तो अलग से लगेगी। अगर आपने डिले करा, जितना डिले करोगे उतने दिन उतने मंथ जो भी बनते हैं आपके 7 डेज से ऊपर, क्योंकि 7 डेज तो मैंने आपको प्रोवाइड करे, तो उतने टाइम पीरियड का साथ में आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, वो भी एट द रेट 12% पर एनम, क्लियर। प्लस जो भी पैसा तुमने एक सेपरेट अकाउंट में रख दिया, अब पर्टिकुलरली क्या इसके रिगार्डिंग आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? यस, वी हैव टू मेक अ स्टेटमेंट, वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द सेम कि सर ये किन लोगों का पैसा है, एंड अल्टीमेटली विद इन 90 डेज। बट ये 90 डेज कहां से शुरू हुए थे, फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड। जब से वो पैसा आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रखा वहां से 90 डेज के अंदर एक स्टेटमेंट बनाइए। स्टेटमेंट के अंदर उस पर्सन का नाम, उसकी अनपेड अमाउंट एंड द लास्ट नॉन एड्रेस, कि एज पर द लास्ट रिकॉर्ड्स ये उसका एड्रेस था। सर द सेम स्टेटमेंट टू बी पब्लिश्ड ऑन द website of the company or such website prescribed by the CG, clear। and after that the main topic जो हमने लास्ट डिस्कस किया वो 7 years वाला, कि सर फाइनली चलो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तो रख दिया, बट कब तक उस पैसे को वहां तक रखोगे? कहते सर देखो एज पर लॉ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट इज 7 years। 7 साल तक मैं उसका वेट करूंगा। अगर लेट इट बी 7 years हो गए ट्रांसफर होने से, 7 years हो चुके, वो पर्सन ट्रेस नहीं हुआ, वो पर्सन नहीं मिला, फाइनली सर फिर तो वो सारी अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट जो 7 साल में मिला होगा उस अमाउंट के ऊपर, सारा पैसा नेक्स्ट आगे सरकारी खाते में जमा करवा दीजिए, जिसका नाम क्या था, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो मेरा आज का टॉपिक है नाउ। कि सर आईईपीएफ में, और द सिंपल वर्ड कॉल्ड एज फंड, कि फंड के अंदर वो पैसा क्या करवा दीजिए, डिपॉजिट करवा दीजिए। इवन एक साथ में आपको क्या देनी होगी, बनाकर लिस्ट बनाकर देनी होगी कि ये किन लोगों का पैसा है जो मैं फंड में ट्रांसफर कर रहा हूं। और क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का वो पैसा है, जो लोग लेने नहीं आए, जो शेयर होल्डर्स ये क्लेम करने नहीं आए, कि वो क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। तभी तो मैं साथ में लिस्ट बना के दे रहा हूं कि सर अगर तो मेरे पास पैसे पड़े हैं तो मेरे पास अप्लाई कर लो। अगर मैं वो पैसा आपका कहां डिपॉजिट करवा चुका, आईईपीएफ में करवा चुका, तो वहां से क्लेम करो। बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी द क्लेमांट
जो भी पर्सन लेना चाहता है वो क्लेम कर सकता है। बस ये सर्च करो पैसा पड़ा कहाँ पे, फंड में पड़ा है तो सरकार के पास जाओ, कंपनी के पास पड़ा है तो कंपनी को अप्लाई करो, बट पॉसिबिलिटी दोनों जगह है। इतनी बात क्लियर थी। कंपनी में पैसा वापस नहीं है, ये पैसा जाएगा तो आगे ही जाएगा, या तो पर्सन को या सरकार, बट मेरे पास ये लौट कर वापस नहीं आएगा। देन आफ्टर दैट एक मेन पॉइंट पड़ा कि सर क्या 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स हो चुके, क्या 7 लगातार साल हो चुके कि वो पर्सन आया ही नहीं? फिर तो सर वो शेयर्स अपने आप में गुमनाम शेयर्स हैं, पता नहीं कौन पर्सन है क्या नहीं है। देन एज पर द रूल वो शेयर्स भी आपको नेक्स्ट आगे सरकार के नाम पे, सरकार मींस फंड के नाम पे, आईईपीएफ के नाम पे क्या कर देने चाहिए, ट्रांसफर कर देने चाहिए। और जिसने भी लेने होंगे कल को किसके पास जाएगा, फंड की अथॉरिटी के पास जाएगा, वहां से जाकर क्या कर लेगा, क्लेम कर लेगा, बट हम अपनी ओर से उसको बाहर निकाल देंगे। क्लियर। और लास्ट पॉइंट इज पनिशमेंट को लेकर आपने पढ़ा, पनिशमेंट अपने आप में क्या थी, कंपनी के केस में 1 टाइम, फर्स्ट टाइम कितनी थी सर अपने आप में 1 लाख, एंड कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में 500 फॉर ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख। एंड वर्ड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर क्या था सर, 25,000 की पेनल्टी, प्लस कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख। और मैंने स्पेशली बताया ये पनिशमेंट सिर्फ 124 की है, सिर्फ 124 की। ये जो ऊपर तुमने पूरा सेक्शन पढ़ा इनमें से तुमने कुछ भी डिफॉल्ट करा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, कुछ भी 124 का कोई भी नॉन कंप्लायंस करा, ये पेनल्टी आपके ऊपर क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। क्लियर। सो बेसिकली नेक्स्ट आगे जो आज हमारा टॉपिक है सर, 2-3 कंटेंट खींचते हैं थोड़ा सा, पढ़िए वर्ड पढ़िए सर। फंड जो हमने कल डिस्कस किया दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये थोड़ा सा लिटिल बिट क्रैमिंग वाला पार्ट है। क्यों? इसमें रिटेनेंस थोड़ी ज्यादा है, समझने वाला कंसेप्ट थोड़ा कम, रिटेनेंस थोड़ी ज्यादा है कि सर ये फंड में से पैसे कहां से आएंगे। जैसे आपको टॉपिक एक दिख रहा होगा, वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट्स टू द फंड। इस फंड में ये पैसा आएगा कहां कहां से, अलग अलग तरीकों से। और दूसरा मेन टॉपिक आपको नेक्स्ट पेज पे दिख रहा होगा, वर्ड कॉल्ड एज यूटिलाइजेशन। और इस फंड में पड़ा हुआ पैसा नेक्स्ट आगे कहां कहां यूज किया जा सकता है एज पर सेक्शन 125, दैट इज बेसिकली द 2 मेन टॉपिक्स। और आगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, सर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, इसकी अथॉरिटी कौन होगी, इसको संभालेगा करेगा कौन, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। क्लियर? हाँ जी हिमांशु पढ़ना। यस, नंबर 1 सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट में आइए, सेक्शन 125। हाँ जी बच्चे पढ़ना, सेक्शन 125। हाँ थोड़ा लाउडली, empowers CG to establish, हाँ जी, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, रेफर टू एज, जिसको हम शॉर्ट वर्ड्स में यहाँ पे ऑलवेज क्या यूज करेंगे, वर्ड फंड। क्लियर। तो नॉर्मली सर ऐसी बात नहीं कि कंपनीज एक्ट 2013 में ये पहली बार कॉन्सेप्ट लाया गया, ये पुराने एक्ट में भी, पुराने एक्ट में भी 1956 में भी ये फंड हुआ करता था। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल 2013 में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, ये ऑलरेडी पहले भी आपके पास था। आगे सर, क्रेडिट्स टू द फंड में मैंने आपको क्या बताया, क्रेडिट्स टू द फंड मतलब इस फंड में पैसा आएगा कहां कहां से, दैट इज क्रेडिट्स। जैसे एक नॉर्मल बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो क्रेडिट, जाता है तो डेबिट। तो ये 2 टॉपिक्स हमें आगे डिस्कस करने हैं, वन इज क्रेडिट्स एंड सेकंड इज डेबिट्स। क्लियर। पढ़िए फर्स्ट पॉइंट, यस सबसे पहला पैसा यहां पे जो आपको मिलेगा वो कौन सा पैसा मिलेगा जी, पढ़िए, अमाउंट इन द, हाँ, अंडर सेक्शन कौन सा, 205C ऑफ द कंपनीज एक्ट 19। कहते पहले तो पुराना अकाउंट बंद करो, क्योंकि वो था 1956 के अकॉर्डिंग, ये है किसके अकॉर्डिंग, 2013। उधर का सारा बैलेंस उठाओ, इधर का ओपनिंग बैलेंस बनाओ। सबसे पहले तो क्या करो, पुराना खाता बंद करो सरकार का, नया बनाओ, क्योंकि वो चल रहा था किसके अकॉर्डिंग, जबकि था सेम, बट वो किसके अकॉर्डिंग था, पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग। जबकि नए एक्ट ने 2013 ने अलग से 125 सेक्शन बना तो दिया, एंड वो बना ही किसके ऊपर है, आईईपीएफ। तो आपको पर्टिकुलरली सर वो सारा बैलेंस वहां से उठाइए, क्लोज करिए और इधर ओपनिंग बैलेंस बना लीजिए। क्लियर। पहली अमाउंट कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज नंबर 2, अमाउंट इन द, यस प्लीज, ट्रांसफर टू द फंड अंडर सेक्शन, क्या लिखा हुआ है, अब सर 124 बताने की जरूरत नहीं है, अभी पीछे पढ़कर आए। वो पैसा
जो लगातार 7 साल से क्या पड़ा है, अनपेड पड़ा है, तो वही तो ट्रांसफर करा था। जो नेक्स्ट आगे, हाँ डेज नहीं थे, कोई डेज का पॉइंट नहीं आया कि सर वो 7 साल के बाद मतलब कितने दिन में कराना है, तो ऐसा कोई डेज की प्रोविजन नहीं आई। बस ये कहा गया था अगर कोई अमाउंट आपकी 7 ईयर्स तक क्या रही है, अनपेड रही है, वहां से निकालिए, नेक्स्ट आगे क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए इन द आईईपीएफ फंड में। नेक्स्ट इज एंड इवन द वर्ड इज इंटरेस्ट एक्रीड। अब ये इंटरेस्ट एक्रीड कौन सा है, सर जी 7 साल से वो पैसा उस अकाउंट में पड़ा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पड़ रहा होगा, अलोंग विद इंटरेस्ट, ठीक है ना, वर्ड चलता है, अलोंग विद द रिजल्टेंट बेनिफिट्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट बेनिफिट्स, उसके कारण आगे जो कुछ भी मिला वो भी साथ में जाए। एक बात बताइए, आपको होगी जी अनपेड डिविडेंड तो 1 लाख था, हाँ फिर 1 लाख के ऊपर ही तो क्या मिला, इंटरेस्ट मिला ना, तो वो भी साथ में ही जाएगा आगे जहां भी जाएगा आगे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हाँ जी, एंड ड्यू फॉर क्या लिखा हुआ है, रिफंड एंड रिमेनिंग अनपेड फॉर, कितने साल के लिए, मोस्टली यहाँ पे तुम देखोगे ना सारे पॉइंट्स में मोस्टली पॉइंट क्या होगा, 7 ईयर्स वाला। कोई भी पैसा कहीं नेचर का जिसमें वन ऑफ द नेचर क्या थी, अनपेड डिविडेंड, ऐसे ही कोई एप्लीकेशन मनी जो पेंडिंग फॉर क्या पड़ी है, अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज पड़ी है, और 7 साल हो चुके अभी तक तुम्हारी बैलेंस शीट में पड़ी है, कहते सर इतना लंबा समय हम नहीं दे सकते, अब ये पैसा आपको ट्रांसफर करना होगा कहां पे, अपने फंड के अंदर ये पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। क्लियर, एंड इवन लास्ट में हमेशा वर्ड क्या मिलेगा, अलोंग विद इंटरेस्ट। क्लियर, नेक्स्ट इज मैच्योर्ड डिपॉजिट्स। अब पहले तो वर्ड ही क्या बोल रहा हूं मैं, मैच्योर्ड डिपॉजिट, वो तो कब के हुए पड़े, हम पर्सन ढूंढ रहे हैं कि जिसके पैसे हैं भाई ले जाओ, कब की मेच्योरिटी अचीव हो चुकी और रिमेनिंग अनपेड है, कितने साल से, सर जिसका, जो किसी का पैसा नहीं है ना वो सरकार का, वो सारा पैसा उठाओ कहां पे डाल दो, सरकारी खाते में डाल दो, दैट इज द पॉइंट कि सर मैच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड इवन नेक्स्ट आगे पॉइंट मैच्योर्ड डिबेंचर्स, रिडम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिमेनिंग अनपेड फॉर क्या लिखा हुआ है, 7 ईयर्स। अगर तुम यहां तक ध्यान से देखो ये सारे के सारे 7 ईयर्स वाले पॉइंट, नंबर 1 इज अनपेड डिविडेंड, नंबर 2 इज एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 इज आपके मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, नंबर 4 इज मैच्योर्ड डिबेंचर्स, एंड नंबर 5 इज क्या, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जो 7 ईयर्स से क्या है, अनपेड है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अगर कोई बनता है, वो सारी अमाउंट आप अपने नॉर्मल अकाउंट से निकालो और सरकार के आईईपीएफ अकाउंट में क्या करवा दीजिए, डिपॉजिट करवा दीजिए। हाँ वो साथ में रहेगा कि जब भी आप अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे तो आपको एक स्टेटमेंट बनाकर देनी होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कल को कोई क्लेम करने आए, सरकार को क्या पता कि वो पैसा किसका है, तो कंपनी जब भी डिपॉजिट करवाएगी आईईपीएफ में एक लिस्ट साथ में जरूर प्रोवाइड करेगी कि किन लोगों का ये पैसा अनपेड था जो हम आईईपीएफ में ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सर, अब कॉमन पॉइंट्स क्या, ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ग्रांट प्रोवाइड करी, ये तो बाय डिफॉल्ट आपके क्रेडिट्स का पार्ट है। सर कोई डोनेशन बाय द सीजी एसजी कंपनीज और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, जैसे नॉर्मल इनकम में कौन आती है आपकी, ये काइंड ऑफ इनकम्स हैं। क्रेडिट्स का मतलब ही क्या है कि इस फंड में पैसा आएगा कहां से, सर वन ऑफ द डोनेशन एंड ग्रांट्स। द नॉर्मल कंपनीज अगर आईईपीएफ में कंट्रीब्यूट करना चाहें कर दें, जितना मर्जी पैसा कर दो। क्लियर, नेक्स्ट इज सेल पर इनकम रिसीव्ड ऑन, किसके ऊपर, अब एक बात बताओ, सरकार ये पैसा क्या एक ही अकाउंट में होल्ड करके रखेगी, आगे सरकार इस पैसे को क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या आएगी, इनकम, बट वो इनकम भी इसी फंड का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। ये मत कहना कि क्रेडिट्स आए 1 CR, हमने 1 करोड़ आगे क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उस पे 9% की रिटर्न आई, 1 करोड़ का 9% कितना हुआ, 9 लाख रुपए, सरकार कहती 9 लाख रुपए तो हमारे, वो भी फंड का ही पार्ट है, क्योंकि वो 9 लाख रुपए भी कहां से कमाए, उसी पैसों से जो कहां पे पड़े थे, फंड। तो सर एक सिंपल सा पॉइंट, फंड में जो भी पैसा पड़ा है उससे नेक्स्ट आगे जो पैसा बनेगा वो भी आपके फंड का ही क्या होगा, पार्ट। क्लियर, एंड सेल प्रोसीड्स ऑफ, एक वर्ड चलता है जी, फ्रैक्शनल शेयर्स, स्पेशली जो ये आपके बोनस के केस में, मर्जर के केस में, अमेलगामेशन के केस में, जब कंपनीज के अमेलगामेशन होती हैं, सम टाइम जब ये स्वैप रेशो पीसी सेटलमेंट होती है, कुछ फ्रैक्शनल शेयर्स बन जाते हैं वहां। जैसे मान लो आप कहें शेयर्स, सर मैंने 5.67 शेयर्स परचेज करिए, 67.67 तो हो ही नहीं सकते, शेयर तो क्या होंगे, फुली होंगे,
तो वहां पे जो फ्रैक्शनल थिंग होती है ना, वो फ्रैक्शनल थिंग को वो कैश में सेटल कर लेते। दैट सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स, वो भी अगर आपकी रिमेनिंग अनपेड है फॉर कितने लिए 7 ईयर्स, वो भी आपके कौन से अकाउंट में डिपॉजिट होगी सर, दैट इज वो भी आईईपीएफ में ही जाएगी। एंड पहली बात तो फ्रैक्शनल शेयर्स के क्या सेल प्रोसीड्स होंगे, कितने के होंगे, अगर हम कहेंगे बहुत बड़ी मेजर अमाउंट होगी, नहीं, समझे ना पॉइंट, ये तो जस्ट ये मान लो कोई 100 रुपए 50 रुपए 1000 रुपए 2000 रुपए मैक्स बस, क्योंकि फ्रैक्शन सेटल कर रहे हैं ना, फ्रैक्शन को सेटल करने के लिए थोड़ा, और वो भी रिमेनिंग अनपेड है, क्योंकि फ्रैक्शन सेटल करोगे किसको, पैसा दोगे किसको, वो ऐसी ही पड़ी रहती है आपकी बुक्स में, कहते उसको खत्म करो, वो पैसा क्या करो आईईपीएफ के नाम पे क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। एंड सच अदर अमाउंट एज मे बी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, प्रेस्क्राइब। अब पॉइंट इज सच अदर अमाउंट, पहले सर ये ना यहां तक ही क्लोज था, यहां तक ही पर्टिकुलर, बस क्रेडिट्स में कौन आते थे पर्टिकुलर ये पॉइंट, जिनमें से अगर मैं ओवरव्यू दोबारा दूं, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कौन सा 205 सी ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, उधर का पैसा इधर, देन आगे लगातार 5 पॉइंट्स आए, रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 ईयर्स, कौन से, वन इज अनपेड डिविडेंड एज पर सेक्शन 124, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज along with interest, साथ में ये वर्ड हमेशा लिखना है सर, मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो रिमेनिंग अनपेड है फॉर द 7 ईयर्स। देन आफ्टर दैट दो कॉमन पॉइंट आए, ग्रांट्स, डोनेशंस। इस इन्वेस्टमेंट से आगे जो इनकम बनाओगे वो भी इसी का पार्ट, और एक लास्ट बीच में पॉइंट आया, सेल प्रोसीड्स ऑफ एनी फ्रैक्शनल शेयर्स इन केस ऑफ, कौन से, बोनस के केस में, मर्जर के केस में, एमलगमेशन के केस में, अगर कोई ऐसी फ्रैक्शनल शेयर की सेल प्रोसीड्स हैं, वो भी आपके आईईपीएफ में ही क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। एंड लास्ट इज सच अदर अमाउंट एज मे बी, और मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट में जहां ये वर्ड लिखते हैं एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, वो सेक्शन में एक्सप्लेन नहीं करा हुआ, वो एक्सप्लेन कहां कर रहे हैं, रूल्स में, वही नीचे पड़ा रूल 3 पर्टिकुलरली, जो कि सर 2016 में आईईपीएफ के रूल्स बनाए गए, उसमें से रूल 3 में ये सच अदर अमाउंट को क्या किया गया, इलेबोरेट किया गया, एक्सप्लेन किया गया। अदरवाइज किसी वक्त पहले, ये भी 2-3 साल पहले ही ये एक्स्ट्रा कंटेंट, इतना बड़ा पैराग्राफ नीचे वाला है, ये ऊपर वालों से ही रिलेटेड है, बट ये एक्स्ट्रा कंटेंट दिया गया क्योंकि 2016 में इसको क्या कर दिया गया, प्रेस्क्राइब कर दिया गया कि सच अदर अमाउंट मतलब ये वाली अमाउंट। पढ़िए, इनमें से सबसे पहला, देयर शैल बी क्रेडिटेड टू द फंड द फॉलोइंग अमाउंट्स, नेमली, पहला, ऑल अमाउंट पेबल एज मेंशन्ड इन, क्या लिखा हुआ है, क्लॉज ए टू एन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट। एक तो सर जितने भी 125 एक्ट में सब सेक्शन 2 में जितने भी क्लॉज ए से लेके एन तक, उनमें से मेजरली तो ऊपर वाले ही, मेजरली तो ऊपर वाले ही हैं कि सर मोस्टली एक तो पैसा वो वाला, क्लियर, कि वो आपके अकाउंट में क्या होगा, आपके फंड का ही वो क्या बनेगा, पार्ट बनेगा, क्लियर। देयर इज नो नीड कि हमें सर्च करना पड़े ए टू एन कौन से, हमारा बस मोटिव है जस्ट सच अदर अमाउंट्स में, पहला पॉइंट सर वो ए टू एन जो सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 125 में गिवन है, जिनमें से मेजोरिटी पॉइंट तो तेरे ये ऊपर वाले ही, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड पे। सर कल ही वर्ड आपने पढ़ा ऑल शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द सब सेक्शन, क्या लिखा हुआ है, ऑफ द सेक्शन। अब ये कौन से शेयर्स की बात कर रहे हैं, 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स जो लास्ट आपने रीड आउट किया, बैक पेज पे जा, मतलब ये बात कर रहा है इसकी, इसको लिख सेक्शन 124 सबसेक्शन 6, 124 सबसेक्शन 6, कि सर ये वाले जो शेयर्स, कल हमने जो 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाला पॉइंट पढ़ा था, ये अल्टीमेट उन शेयर्स की बात कर रहा है कि ये भी नेक्स्ट आगे कहां ट्रांसफर किए जाएंगे, आईईपीएफ में। तभी सच अदर अमाउंट में हमने पॉइंट क्या पढ़ा, all shares in accordance with the subsection 6 of the section 124 of the act। ये भी तो क्रेडिट ही है, ये भी तो अकाउंट के नाम पे जा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट, all the, मैंने आपको पहले बताया था वर्ड क्या, रिजल्टेंट बेनिफिट। व्हाट डू मीन बाय रिजल्टेंट बेनिफिट, उनके कारण नेक्स्ट आगे जो कुछ भी मिलेगा वो भी किसका जाए, अरे सर जब ओरिजिनल शेयर चले गए तो रिजल्टेंट बेनिफिट भी तो साथ में जाएंगे। पढ़िए, ऑल द रिजल्टेंट बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द, क्या, अच्छा मान लो जैसे ऊपर वाले शेयर थे, अथॉरिटी हेल्ड करती है, व्हाट डू मीन बाय अथॉरिटी,
जो ये IEPF फंड को मेंटेन कर रही है सरकार, उनकी गवर्निंग पावर जो वहां पे बैठी है, गवर्निंग बॉडी जो बैठी है, सर ये सारे शेयर्स, अभी आपने शेयर्स किसके नाम पे कर दिए? उस अथॉरिटी के नाम पे। तो एक बात बताओ, कल को बैकएंड से, चलो डिविडेंड कह लो, बोनस कह लो, कोई राइट कह लो, ये भी तो रिजल्टेंट बेनिफिट्स है। व्हाट डू मीन बाय रिजल्टेंट बेनिफिट्स? सर इक्विटी पे रिजल्टेंट बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? तीन ही चीजें, डिविडेंड, बोनस या क्या मिलेगा? राइट। तो कल को वो सारे बेनिफिट भी किसको मिलेंगे? उस फंड के नाम के ही मिलेंगे, क्योंकि जब ओरिजिनल शेयर आपके पास पड़े हैं तो रिजल्टेंट बेनिफिट भी किसके होंगे? आपके होंगे। नेक्स्ट इज ऑल ग्रांट्स, फीस एंड चार्जेस। हाँ जी, issued by authorities under the अच्छा यहाँ पे ना कंपनीज एक्ट में वेरियस जगह कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि आपको कोई फीस, कोई चार्जेस, कोई ग्रांट्स IEPF में प्रोवाइड करनी होंगी, तो वो नॉर्मल फीस एंड ऑल, सरकारी फीस, किसी भी बात को लेकर अगर एक्ट में कोई सरकारी फीस लगी हुई है तो वो सरकारी फीस भी आपकी इनकम का ही क्या है? पार्ट है। नेक्स्ट इज ऑल सम रिसीव्ड बाय द, क्या लिखा हुआ है? अथॉरिटी फ्रॉम सच अदर सोर्सेज। बाकी जहां जहां से भी तुम इनकम कमाते हो, जहां जहां से भी तुम पैसा रिसीव करते हो, वो सारा पैसा आपकी इनकम का क्या बनेगा? पार्ट बनेगा। क्लियर? एज मे बी डिसाइडेड अपॉन बाय द, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सर ये तरह का पैसा भी आपके पास जाना चाहिए, ये फलाने फलाने जगह जगह रूल्स बनाए, जगह जगह सेक्शन में आप लोगों को इंक्लूड करवाया। सिंपल वर्ड्स, वट एवर यू रिसीव, whatever the fund will receive, that will part of the income, that will become the part of credits, कि वो आपके अकाउंट में क्या होंगे? क्रेडिट्स होंगे। नेक्स्ट इज ऑल इनकम अर्न्ड बाय, क्या लिखा हुआ है? अथॉरिटी इन, जो भी पैसा कमाओगे वो भी सारा इसी अकाउंट में जाएगा। आगे ऑल द शेयर्स, यस प्लीज, held by the हाँ, authority in accordance with विद द प्रोविजो ऑफ सब सेक्शन, क्या लिखा हुआ है? ऑफ सेक्शन 90। इसके ऊपर ना एक वर्ड लिख लो, आपके पास चैप्टर 4 में आएगा, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स कि अगर लेटेड बी आपने पर्टिकुलरली, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये चैप्टर 4 के अंदर आप मेरे साथ क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। 4 नहीं तो 7, दो में से टॉपिक है बेसिकली, सॉरी 7 के अंदर, 7 के अंदर ये टॉपिक आपके पास आएगा, सेक्शन 90, जिसमें ना मैं आपको हल्का सा बेस बता रहा हूं। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी होती है टू द कंपनी, कि आई एम द SBO ऑफ द कंपनी, आपके मेन शेयर्स में से मेजर हिस्सा मेरे पास है, आई एम योर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर। क्लियर? एंड सम टाइम काफी काफी ट्रेस करने के बाद अगर वो SBO अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता, जबकि उसकी ड्यूटी है और कंपनी की भी उसको पहचानना और रिपोर्ट करना, अगर वो नहीं करता, देन फाइनली वहां पे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि सर अगर कोई SBO अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता, अपने आप को शो नहीं करता कि मैं आपकी कंपनी का SBO हूं, इन दैट केस उसके सारे शेयर्स उठाओ और IEPF के नाम पे क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। क्योंकि हम तो उसको ट्रीट करेंगे एज अ गुमनाम, कि पर्टिकुलरली क्यों नहीं आप लोग अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे? अगर आपके पास मेरी कंपनी के 25% शेयर है तो बताने में हर्ज के, डिस्क्लोज करने में दिक्कत के? जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज बनेंगी एज पर द एक्ट, सर आपको भी करनी पड़ेंगी, कंपनीज को भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि वी बोथ आर रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013, मानना तो पड़ेगा। एंड सीधा कंपनीज एक्ट ने लिख दिया सेक्शन 90 में, अगर नहीं मानता सारे शेयर उठाओ, किसके नाम पे ट्रांसफर कर दो? हमारे फंड के नाम पे ट्रांसफर कर दो, अपने आप हमारे पास आएगा। दैट इज सेक्शन 90, जिसमें यहां तक बस इतनी सी रेलेवेंस आपको पता होनी चाहिए। जब चैप्टर 7 मेरे साथ आप लोग करेंगे, सेक्शन 90 प्रॉपर SBO का, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स का टॉपिक हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सो मैंने तभी कहा था रैंडमली कोई भी टॉपिक में जाना, उल्टा मेरा काम बढ़ना, क्योंकि तुम्हें वो सारी एक्स्ट्रा नॉलेज, हाँ बट एक बार आपने वर्ड सुन लिया ना कि SBO सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर का थोड़ा सा मतलब क्या है, जब टॉपिक पढ़ोगे तुम्हें बड़ा नॉर्मल पिच लगेगा कि हाँ सर पहले हमारी डिस्कशन हो रखी। सो इसीलिए मैं कभी भी लाइन वाइज नहीं चलता कि चैप्टर 1 से शुरू किया जाए। पहले बात तो चैप्टर 1 में वही बेसिक बातें, कंपनी क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है, कितनी बार पढ़ चुके, फिर उनमें कोई मजा नहीं है, तो पहले तो हमेशा कोई नई चीज पकड़ो
कि जहां से इंटरेस्ट बने कि वाकई में क्या चल क्या रहा है सर यहाँ पढ़िए यस ऑफ द एक्ट एंड ऑल द इवन कॉमन लैंग्वेज क्या रिजल्टेंट बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ सच शेयर्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ये सारे शेयर्स। अच्छा इस पूरे टॉपिक में 2 शेयर इस फंड के नाम पे ट्रांसफर हुए हैं, एक 124(6) के अकॉर्डिंग, एक सेक्शन 90 सबसेक्शन 9 के। बस ये 2 याद रखना पॉइंट्स क्या, वन इज 124(6) वाले वो 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक अगर वो पर्सन नहीं आया तो शेयर्स भी फंड के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, क्लियर, एंड इवन द रिजल्टेंट बेनिफिट्स आल्सो। एंड दूसरा वो एसबीओ वाला पॉइंट, अगर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर ने अपनी फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी नहीं करी तो उसके वाले शेयर्स भी गुमनाम मानते हुए किसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, फंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 9। सबसेक्शन ना भी याद रहे एटलीस्ट बस ये बताओ कि हाँ सेक्शन 19 में कोई ऐसी प्रोविजन थी, समझे ना। तो फोकस करके नहीं पढ़ना कि अल्टीमेट सेक्शन याद करने, याद हो जाते करने नहीं पड़ते। जब मल्टीपल टाइम डेली हम लोग अपनी लैंग्वेज में चलेंगे ही किसके वाइज, सेक्शन वाइज। तुझे इतनी श्योरिटी देता हूं लास्ट तक जाते जाते कंपनी लॉ के मैक्सिमम सेक्शन तुझे याद करवा दूंगा, इतनी श्योरिटी मेरी। फोकस नहीं करना कि इसको याद करना है ऐसे पढ़ना, नहीं, बाय डिफॉल्ट बार 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 जब भी हम अपना प्रोनाउंस करें, जब भी आप एक्सप्रेस करते हैं, बात करते हैं ना, इनको बार बार क्या करिए, प्रोनाउंस करिए, चाहे लिखने ना पड़े, चाहे लिख कर नहीं भी आएंगे बट स्टिल एक बार तो कोशिश करो। बिकॉज ये भी क्यों, ड्यू टू एमसीक्यू पार्ट, डिस्क्रिप्टिव पार्ट नहीं, ड्यू टू एमसीक्यू पार्ट हमें थोड़ा सा ये सीरियस लेना पड़ता है कि नहीं सर क्या पता कोई सेक्शन ही पूछ ले, या कई बार क्या होता है ना सेक्शन का नाम डिस्क्लोज नहीं होता, बात चल रही होती है सेक्शंस में, मुझे यही नहीं पता सेक्शन है कौन सा वो। इसीलिए थोड़ी सी रेलेवेंस जब से एमसीक्यू आए हैं सेक्शन की वेटेज बढ़ गई, अदरवाइज हम कभी रेफर नहीं करते, कभी नहीं कहते थे, ये कहते थे बस एक्ट का नाम सही याद रखो, और मेजोरिटी एक्ट तेरे सिलेबस में है ही कौन है, कंपनीज एक्ट, एक ही तो एक्ट है, क्लियर। चलिए एंड ऑल द अमाउंट्स पेबल एज, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट किनके लिए, ये तुम्हारी बैंकिंग कंपनीज की, बैंकिंग कंपनीज के ना अपने अपने एक्ट में, जैसे इनके तो एक्ट भी बहुत लिखे हुए हैं, ये एक 1970 का सेक्शन 10B बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980 का, एसबीआई एक्ट 1955 का, या एसबीआई एक्ट 1959 का, ये ना इनके अपने अपने एक्ट में, सुन ध्यान से, इनके अपने अपने एक्ट में आईईपीएफ वर्ड यूज किया गया है, वहां पे उन पर्टिकुलर एक्ट में लिखा गया होगा सच अमाउंट टू बी पेबल टू द आईईपीएफ, दैट अमाउंट इधर क्रेडिट उधर डेबिट, क्लियर। सो मुझे नहीं जानने की जरूरत कि सेक्शन 10B ऑफ द बैंकिंग कंपनी एक्ट क्या कहता है, मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं, मेरे लिए जस्ट लास्ट वर्ड क्या है, हाँ सर वो कुछ बैंकिंग कंपनीज वाले थे, द वेरियस एक्ट के अकॉर्डिंग, उनके अपने एक्ट के अकॉर्डिंग जहां भी लिखा गया सच अमाउंट बी पेबल टू द आईईपीएफ, वहां से डेबिट, यहां क्रेडिट। सो सच अदर अमाउंट्स एंड ऑल अदर सम ऑफ मनी कलेक्टेड बाय, क्या लिखा हुआ है, बाकी किसी भी नाम से ये पैसा अगर कलेक्ट करेंगे ना, दैट पैसा विल बी क्रेडिटेड टू द, क्या होगा, फंड। मतलब सिंपल सा एक वर्ड समझो, इनकी अपनी कोई जेब नहीं है कि जिसमें ये अलग से पैसा जमा करवाएंगे, जो है बस एक ही फंड है, जो आएगा जो जाएगा इसी फंड में आएगा, इसी फंड में जाएगा। और वैसे भी ये कौन सा कोई प्रॉफिट मोटिव वाले सरकार है, इनका तो मोटिव ही क्या, इकोनॉमिक वेलफेयर। फंड का नाम भी क्या रखा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। सर जो पैसा आएगा जिस पर्पज से आएगा वैसे ही नेक्स्ट वो खर्च किया जाएगा, तो अल्टीमेटली ये कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट नहीं है, ये तो इकोनॉमिक वेलफेयर कि इन इन नाम से पैसे आएंगे आगे इन इन पर्पज के लिए वो यूज किए जाएंगे। बट हाँ हमने यूटिलाइजेशन पे अगले पेज पे फिक्स कर रखा है द 5 पॉइंट्स, अगर इस अकाउंट से पैसा बाहर जाएगा, ये 5 नाम से जाएगा, इनके अलावा किसी नाम से पैसा बाहर, क्योंकि देख पैसा सरकार के पास आ तो गया, अब आगे जाएगा कहां ये नहीं पता, मे बी मिस एप्रोप्रिएशन करे, मिस यूटिलाइज करे, क्या पता कहां खर्च करे। हमने फिक्स कर दिया कि 125 सेक्शन में बनाया गया फंड जो भी पैसा कंटेन करता है वो इन 5 नाम से ही आगे क्या जाएगा, बाहर जाएगा। पढ़िए पहले तो लास्ट लाइन, इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट, हाँ जी, एंड डिवेंचर्स ऑफ कंपनीज ट्रांसफर टू द फंड अलॉन्ग विद द, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ द
मैच्योर्ड अमाउंट ऑफ सच टर्म डिपॉजिट एंड डिबेंचर्स। क्लियर? तो अभी तक तो आपने जो टॉपिक पढ़ा दैट इज क्रेडिट्स टू द फंड, जिनमें से आज भी मेन तो जो याद रखने वाले हैं दैट इज द बेसिक पॉइंट्स। ये सच अदर पॉइंट्स के अंदर आते हैं जो रूल्स में प्रेस्क्राइब किए गए थे, जिनमें से आपने चेकआउट करा कि या तो वो शेयर्स वाला पॉइंट है, रिजल्टेंट बेनिफिट है, किसी भी तौर से अगर आप पैसा कमाएंगे, कोई पैसा रिसीव करेंगे, वो भी आपका फंड का ही क्या होएगा, पार्ट। और एक लास्ट था वो बैंकिंग कंपनीज वाला। क्लियर? कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट में कहीं ना कहीं इनके अपने अपने एक्ट में जहां भी लिखा होगा कि ऐसा पैसा आपने ट्रांसफर करना है कहां पे, आईईपीएफ में, उधर डेबिट हो जाएगा, इधर क्रेडिट हो जाएगा। मेन चीज पढ़िए सर, पैसा आ तो गया अकाउंट में, क्रेडिट बैलेंस पड़ा तो है, बट ये क्रेडिट बैलेंस आगे जाएगा कहां, किस नाम से पैसा बाहर निकलेगा। पढ़िए, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, सबसे पहले मैं कहा जी पहली प्रायोरिटी तो यही है, जिस नाम से आया उस नाम से ही वापस है। तुमने कहा था मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, मैच्योर्ड डिबेंचर्स, मैच्योर्ड प्रेफरेंस शेयर्स, एप्लीकेशन मनी एंड ऑल, कोई अनपेड डिविडेंड, जिस नाम से आया था, अगला मेरे पास आ गया क्लेम करने के लिए, मैंने वो लिस्ट में नाम चेक करा, आपका नाम था, आपके जितने पैसे बनते थे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट में आपको वापस। पहला पैसा, पहला पॉइंट, जिस नाम से आया उसी नाम से वापस जाएगा। पहली प्रायोरिटी इस फंड में से पैसा जाने की। पढ़िए, रिफंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, यस, claim dividend, mature deposit, मैच्योर डिबेंचर्स, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट दे। मतलब पहला पैसा तो कहां जाएगा सर, रिफंड, जिस नाम से आया उसी नाम से आगे क्या जाएगा, वापस जाएगा। नंबर टू सर, नंबर 2, 3, 4, ये आपने फंड का नाम क्या रखा था, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, इस नाम से पैसा खर्च करेंगे। दूसरा, प्रमोशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, अवेयरनेस अमंग दी, क्या लिखा हुआ है, अब सरकार भी तो एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाती है। क्लियर? बीइंग अलर्ट, बथेरे अलग अलग तरह के वो नोटिस वगैरह बताते हैं, क्लियर, एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को सतर्क करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द पॉइंट। एंड एजुकेटिंग द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये तो वाकई ये पैसा लगता भी है कि हाँ सर, जिस नाम से फंड बनाया गया था वहीं पे ये खर्च किया जा रहा है, नहीं तो इतने करोड़ों रुपए पैसे कहां पड़े हैं, इस फंड में पड़े हैं। अगर हर कोई ऐसे निकालने लग गया बिना इस सेक्शन को फॉलो करते हुए, फिर तो एंटायरली करप्शन है। हर कोई पैसा क्या होगा, बाहर निकलेगा, बट क्या पर्पस के लिए जा रहा है किसी को पता ही नहीं। इसीलिए इन्होंने यूटिलाइजेशन क्या कर दी, रिस्ट्रिक्टेड कर दी कि सर ओनली दीज 6, ये पर्टिकुलर 6-7 पॉइंट्स हैं जी, इन्हीं नाम से पैसा बाहर जाएगा, तो मतलब इन्हीं नाम से जाएगा। क्लियर? तो अभी तक पहला पॉइंट, रिफंड, रिफंड किस चीज का, जिस नाम से आए थे उसी नाम से बाहर, लाइक अनक्लेम्ड डिविडेंड, लाइक आपका मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, मैच्योर्ड डिबेंचर्स, या कोई एप्लीकेशन मनी एंड ऑल, सर उसी नाम से ये वापस जाएंगे। नंबर 2, 3, 4 रिगार्डिंग द एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। क्लियर? नंबर 5 पढ़िए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी, वर्ड क्या लिखा है, डिसगॉस्ड, इसको लिख रहे, डिसगॉस्ड का मतलब होता है कोई इलीगल या अनएथिकल, बेसिकली वर्ड चलता है अनएथिकल। क्लियर? डिसगॉस्ड का मीनिंग लिखिए अनएथिकल, कि कोई भी पैसा अगर अनएथिकल वे से, क्लियर, लोगों से लिया गया होगा, पर्टिकुलरली जिसमें लोगों ने क्या सफर करा, लॉस सफर करा, अगर कोई भी ऐसा पैसा जो डिसगॉर्ज किया गया, डिसगॉर्ज करने का मतलब इलीगल वे से, अनएथिकल वे से छीना गया, क्लियर, या लिया गया, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहां से फंड में से पैसे आप लोग ले सकते। क्लियर? क्योंकि नेचुरली फॉर द प्रोटेक्शन वर्ड आपने यूज करा कि अगर हमारे इन्वेस्टर का कहीं पे नुकसान हुआ है, क्लियर, एंड वो अमाउंट किसी कंपनी ने फ्रॉड करके चली गई, बट लोगों को उसका क्या हुआ, नुकसान हुआ, जब कहते नहीं सरकार इस लॉस की क्या करेगी, भरपाई करेगी, वो सरकार कहां से करेगी, वो इस फंड में से तो क्या देगी, पैसा देगी, कि चलो ऐसे करो, जिन जिनका जैसा जैसा लॉस हुआ 1-1 लाख रुपए सबको बांट दो। वो 1-1 लाख रुपए कहां से आएंगे, वो इन फंड के नाम से आएंगे। जब होता नहीं, जैसे नॉर्मली कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, सरकार कहते हैं कि जिन लोगों का कोई भी नुकसान हुआ हम 10-10 लाख रुपए देंगे, वो कहां से देंगे, जो इस तरह के फंड्स वगैरह बनाए होते हैं, कोई डिजास्टर को लेकर, कोई रिकवरीज को लेकर, तो वहीं से वो पैसा क्या करवाते हैं, डिस्पर्स करवाते हैं। सेम यहाँ पे इस फंड का तो नाम ही क्या था, इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर हमारे इन्वेस्टर्स को कोई भी कहीं लॉस हुआ हो, जो कि डिसगॉर्ज्ड अमाउंट के कारण, अनएथिकल वे से, कोई इलीगल वे से
उनसे अमाउंट ली गई जिनसे उनको क्या हुआ, लॉस हुआ, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस फंड में से पैसे निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज रीइंबर्समेंट ऑफ, हाँ जी, लीगल एक्सपेंस ऑफ क्लास एक्शन सूट। तुम्हारे लिए नया वर्ड, क्लास एक्शन सूट। और क्लास एक्शन सूट जो होते हैं, सूट मींस केस करना, केस करना, जैसे कोर्ट केस करना पर्टिकुलरली। सो क्लास एक्शन का मतलब होता है नॉट इंडिविजुअली, बाय अ पूरी क्लास, लाइक बाय मेंबर्स, बाय ऑल द क्रेडिटर्स, बाय ऑल द डिपॉजिटर्स। तो इन दैट केस वो एक इंडिविजुअल सूट नहीं, वो कौन सा सूट माना जाता है, क्लास एक्शन, जहां पे एक पर्टिकुलर क्लास ने मिलकर इकट्ठा कंपनी के अगेंस्ट क्या किया, केस किया। तो भाई साहब उनका जितना लीगल खर्चा होता है ना, क्योंकि सूट फाइल करेंगे, कोर्ट की फीस लगेगी, वकील हायर होगा, बहुत सारे एक्सपेंडिचर और भी करने पड़ेंगे, तो ये सारा अगर अगर वो जीत जाते, अगर मेंबर्स की फेवर में, उन लोगों की फेवर में जिन्होंने इकट्ठा होकर ये केस करा, जैसे होता है ना क्रेडिटर्स के केस में मैं अकेला केस थोड़ी करूंगा, सारे मिलकर करेंगे। तो जब सारे मिलकर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट। क्लास मींस क्रेडिटर्स इज अ क्लास, मेंबर्स इज अ क्लास, डिपॉजिटर्स इज अ क्लास। तो लोगों का इकट्ठे मिलकर केस फाइल करना, दैट इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट। क्लियर? जो कि अपने लॉ में, जैसे वन ऑफ द सेक्शन आपके पास आएगा 37, जहां पे मेंबर्स मेंबर्स कंपनी के अगेंस्ट, कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट, इवन सर कंपनी के ऑडिटर्स के अगेंस्ट भी क्या कर सकते हैं, ये केस कर सकते हैं। तो जहां पे लोग मिलकर केस करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्लास एक्शन। एक पर्टिकुलर क्लास की ओर से, नॉट एक पर्सन की ओर से, क्लास की ओर से क्या लिया गया, एक्शन लिया गया, दैट इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट। सेम ऐसे ही 245 में भी, 245 में भी मेंबर्स के पास पावर होती है, हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, बट 245 में मेंबर्स के पास पावर होती है, या डिपॉजिटर्स के पास पावर होती है, कि वो कंपनी पे, कंपनी के डायरेक्टर्स पे, कंपनी के ऑडिटर्स पे, जिसके भी अगेंस्ट वो सूट करना चाहें, वो सूट फाइल कर सकते हैं। और अगर वो जीत गए, अगर वो जीत गए, उनका सारा लीगल एक्सपेंडिचर का जो खर्चा हुआ है, उसकी क्या की जाएगी, रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट मींस वापसी की जाएगी, बट वो वापसी कहां से करवाई जाएगी, फ्रॉम द IEPF। मान लो कोई एक्स लिमिटेड के मेंबर्स ने ये क्लास एक्शन सूट फाइल करा, जिसमें मान लो 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया, तो वो 2.5 लाख रुपए उन मेंबर्स को कौन प्रोवाइड करेगा, IEPF, वहां से दिया जा सकता है। एंड द लास्ट, एनी अदर वर्ड क्या लिखा है, इंसिडेंटल मींस द कनेक्टेड पर्पस। ये ऊपर दिए गए 6 पॉइंट के साथ मिलता जुलता कोई भी कनेक्टेड अगर पर्पस है, इंसिडेंटल पर्पस है। कई बार ऐसा होता है ना कि एक सिंगल एक्टिविटी नहीं, साथ में वो भी करनी पड़ेगी, हाँ उसके लिए भी पैसा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट 7 नंबर क्लॉज क्या लिखा हुआ है, एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस। इंसिडेंटल मीन्स जो इससे कनेक्टेड है, जो भी इसके रिलेटेड है, अगर वो भी करने पड़े वो भी कर देना। बट सर 6 पॉइंट्स का ध्यान रखो। कौन से वाले, नंबर 1 पॉइंट सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, नंबर 1 पॉइंट इज रिफंड, जहां से पैसा आया, जिस नाम से आया उसी नाम से वापस। नंबर टू क्या था, दैट इज नंबर 2, 3, 4, अवेयरनेस, एजुकेशन, प्रोटेक्शन। क्लियर, 4 पॉइंट्स। नंबर 5 क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्गॉस्ड अमाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्गॉस्ड अमाउंट, अनएथिकल वे से, इलीगल वे से जो लोगों से पैसा लिया गया, जिनसे उनका क्या हुआ, नुकसान, जो भी लॉस हुआ, नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगी, सरकार। कहां से करेगी, फ्रॉम द IEPF। नंबर 6 पॉइंट इज रीइंबर्समेंट ऑफ क्या, लीगल एक्सपेंसेस ऑफ किस चीज के, क्लास एक्शन सूट फाइल्ड अंडर सेक्शन 37 एंड 245। 37 में पावर होती है मेंबर्स के पास, क्लियर, और 245 में पावर होती है मेंबर्स, डिपॉजिटर्स। मतलब एक सिंपल वर्ड कह रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास एक्शन सूट, अकेला पर्सन नहीं कर रहा, एक ग्रुप ऑफ पर्सन ऑफ सिमिलर क्लास। क्लास मींस एक कैटेगरी, लाइक मेंबर्स, लाइक क्रेडिटर्स, लाइक डिपॉजिट होल्डर्स, लाइक डिवेंचर होल्डर्स। क्लियर, तो ये लोग कौन कहलाए जाते हैं, क्लास, एक पर्टिकुलरली। तो क्लास एक्शन अगर सूट लिया गया, उन सारे लीगल एक्सपेंडिचर्स की आपको क्या करवाई जाएगी, रीइंबर्समेंट। और एनी अदर, लास्ट वर्ड क्या था, इंसिडेंटल पर्पस। क्लियर, लो जी फटाफट दोनों टॉपिक रिवाइज करिए। हाँ जी सौरभ, क्या डाउट है बच्चे। सर जो आपने बताया कि इसके अंदर हम्म। हम रिफंड करेंगे जो भी इसमें मतलब एक्सपेंस जो आएंगे वो इस फंड में से होंगे। तो सर तो जो इन फंड में जिन लोगों का पैसा है तो सर उनका तो नुकसान होगा कि उनका पैसा किसी और चीज के लिए यूज हो रहा है।
नहीं, फिर आप जब आप क्लेम करने आएंगे, पहली बात तो आपको तो आपके पैसे मिलेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि, और दूसरी बात क्लेम करने आओगे या नहीं आओगे ये भी नहीं पता। जो 7 साल कंपनी के पास नहीं आया, मेरे पास क्या आएगा? तो हम लोग तो ओके क्या करते हैं पर्टिकुलरली, या तो अवेयरनेस में लगा रहे हैं पैसा, और कौन सा सारा ही पैसा आज ही आप लेने आ जाओगे, या सारे लोग आज ही लेने आ जाएंगे? समझे ना पॉइंट? तो यस आप लोग तो जो जो आते रहेंगे मैं तो पेमेंट देता रहूंगा, पर मैंने आपके लिए रिजर्वेशन रखी हुई है कि सर आपका पैसा अगर मेरे पास पड़ा है, आप आइए पैसा लेकर जाइए। बट देयर इज ओके पॉसिबिलिटी, कोई ऐसी मना नहीं है क्लियर कि मेरा पैसा कहीं और यूज कर रहे हैं। तुझे तो यही नहीं पता कि वो तेरा पैसा है। अगर तुझे पता होता तो 7 साल कंपनी के पास पड़ा होता, या वो आज आईपीएफ में पड़ा होता। कॉमन सेंस। तो दिस इज द पॉइंट कि सर अगर आप आएंगे भी, तुझे तेरा पैसा मिलेगा मिलेगा, उसकी चिंता ना कर। बट मान लो तुम आ नहीं रहे, फिर सरकार भी क्या बंदी बैठी है कि अल्टीमेट हम पैसा यूज नहीं कर पाएंगे? आपका तो खर्च करो सर, ये सारे पर्पजेस। और दूसरी बात, पैसा क्या सिर्फ एक नाम से आ रहा है? पीछे क्रेडिट तो चेक कर, कितने अलग अलग नाम से क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। आपको आपके पैसे मिलेंगे, प्रोवाइडेड एविडेंस लेकर आओ कि आपके शेयर्स थे, फलाना था, जो भी था, प्रूव हुआ, अपना पैसा ले जाओ, और वो भी अलोंग विद इंटरेस्ट। हम तो उल्टा तेरा फायदा ही करके भेजेंगे, नुकसान थोड़ी करेंगे। ये पॉइंट बताओ जी जल्दी, यहां तक कोई भी पॉइंट? चले आगे, चलिए। नेक्स्ट इज क्लेम्स फ्रॉम द फंड। ये आ गया तुम्हारे वाला पॉइंट, क्लियर? क्लेम्स फ्रॉम द फंड मींस एनी पर्सन हु क्लेम्स टू बी, क्या लिखा हुआ है, टू एनी अमाउंट ट्रांसफर, कि सर ये मेरा पैसा है, ये तो कंपनी से मैंने लेना था, मैं नहीं उन तक अप्रोच कर पाया, उन्होंने वो शेयर्स, उन्होंने वो अमाउंट ट्रांसफर कहां पे कर दी, फंड में। सर ये पैसे मेरे हैं, ठीक है, आप अपना पैसा क्लेम करिए, अप्लाई करिए, ले जाइए, हमने कब मना करा? पढ़िए, एनी पर्सन हु क्लेम्स टू बी एंटाइटल्ड टू एनी अमाउंट ट्रांसफर टू द फंड में, वर्ड क्या लिखा हुआ है, अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि गए पैसा निकलवा के ले आए। नो नो नो, प्रॉपर एप्लीकेशन लगेगी, प्रोसीजर होगा, जो अथॉरिटी ने डेकोरम बनाया हुआ है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपको आपका पैसा अलोंग विद इंटरेस्ट, अलोंग विद रिजल्टिंग बेनिफिट, जो कुछ भी है, तुझे तेरा हिस्सा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट है, जितना बड़ा ये फंड है, जितनी आप ये रेलेवेंस इसकी बता रहे हैं कि इतना बड़ा सरकारी फंड, इसको मैनेज करने के लिए, इसको एडमिनिस्टर करने के लिए कोई तो अथॉरिटी होती होगी। बिल्कुल सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी, इस फंड की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या बनाई गई, एक अथॉरिटी बनाई गई, जो कि सीजी शेल कॉन्स्टिट्यूट बाय नोटिफिकेशन, हाँ जी, and authority for administration ऑफ द फंड कंसिस्टिंग ऑफ वन, एक तो कौन होगा, चेयरपर्सन, दूसरा कौन होगा, सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग, मतलब मैक्सिमम 7, एंड एक होगा सीईओ, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्रॉपर पैनल है सर, कोई ये थोड़ी टोटल कितने पर्सन हो गए, 9 पर्सन हो गए, एक चेयरपर्सन हो गया, बाकी मेंबर 7 मेंबर हो गए, एक सीईओ हो गया। ये प्रॉपर अथॉरिटी है जो इस फंड को क्या करेगी, मैनेज करेगी। क्लियर? इसका मतलब फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए, फंड को मैनेज करने के लिए ये अथॉरिटी वहां पे बनाई गई है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड मींस, यस प्लीज, द अथॉरिटी शैल administer the fund and maintain separate accounts and क्या लिखा हुआ है, records in relation to the, word क्या लिखा हुआ है, fund। हिसाब किताब इनको भी रखना पड़ेगा। ये नहीं कि मस्त मौला होकर जहां मर्जी पैसा आगे खर्च करो, जब मर्जी पैसा अंदर कर लिया। नो नो नो, एक एक चीज का पाई पाई का हिसाब तुझे भी रखना पड़ेगा। जैसे एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है, सेपरेट बुक्स मेंटेन करता है, तुम्हें भी इसके अकाउंट्स क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। तुम अकाउंट्स कह रहे हो, कल को इसका ऑडिट भी होगा, सरकारी डिपार्टमेंट है, एक एक चीज का चवन्नी चवन्नी का हिसाब लेंगे कि ये पैसा गया कहां पे, ये पैसा आया कहां से, हर चीज का रिकॉर्ड, हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें भी क्या करनी होगी, मेंटेन। फिर अपन कहते हैं सर ये तो करेंगे ही सरकार, मैं क्या, सेक्शन में लिखा हुआ है ना तो करेंगे। अपन लोग नॉर्मली लॉ को जब तक लिखा नहीं होता तब तक सीरियसली नहीं लेते। हम नॉर्मली कहते नहीं, कहीं भी कोई भी पॉइंट हो जाए, अच्छा कहां लिखा हुआ है, नेचुरली फिर अगला कहता है ये देख सेक्शन 125 लिखा हुआ है कि आपको ये अकाउंट्स मेंटेन करने क्या थे, जरूरी। राइटिंग पार्ट में है, चाहे बेसिक पॉइंट क्यों ना हो, लॉ में कई बार इतनी प्रोविजनें बेसिक होती हैं, तुम कहोगे इसको लिखने की क्या जरूरत थी, लिखा हुआ है तभी लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। नहीं अपन तो 1 मिनट से पहले कहते हैं दिखा कहां लिखा हुआ है कहीं तेरे पास कोई नोटिस है, कोई रेगुलेशन है, कोई लॉ है, कहता ना लिखा तो नहीं, फिर कहां करूं।
कहाँ का कानून? हम कानून मानते ही किसको हैं? लिखे हुए। क्लियर? चलिए, द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म, जो कि प्रिस्क्राइब्ड बाय क्या होगा? सीजी, आफ्टर कंसल्टेशन विद CAG. CAG is a government post for the auditing purpose, that is Comptroller and Auditor General of India. Clear? इसको वर्ड हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम अथॉरिटी है। सरकार के, सरकारी डिपार्टमेंट्स के या सरकार के जो भी ऑडिट्स होंगे, अकाउंट्स मेंटेन होंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, उन सबकी सुप्रीमेसी किसके पास है? पर्टिकुलरली कैग। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो वर्ड कहने को है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी किससे पूछेगी? कैग से, कि इनको कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, इनके कैसे अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए, सब कुछ कौन बताएगा? कैग। नेक्स्ट इज पावर ऑफ द अथॉरिटी। इट शैल बी कंपिटेंट फॉर द अथॉरिटी टू स्पेंड मनी आउट ऑफ द, क्या लिखा हुआ है? ये भी लिखी हुई है, ये भी पावर मैंने लिख के दी है कि सर कल को अगर वो अथॉरिटी, अथॉरिटी मींस ये लोग, अगर ये लोग फंड में से पैसा निकलवाना चाहते हैं, क्या निकलवा सकते हैं? यस, बिकॉज द पावर हैज बीन गिवन टू द अथॉरिटी। अब मैं फिर वही कहूं, सर अगर अथॉरिटी बनाई है तो पैसा निकाल ही सकती है, कहां लिखा हुआ? लिख कर दिया तो ये पैसा निकलवा पा रहे हैं उन पर्पस के लिए जो ऊपर आपने यूटिलाइजेशन के पॉइंट पढ़े। इसीलिए कहते हैं लॉ में कितनी ही बेसिक बात क्यों ना हो, हर चीज लॉ में लिखी जानी चाहिए। लिखी गई है तो ही लोग उसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। एंड ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स। और सर ये जो अकाउंट्स आपने मेंटेन करवाए, इसको नॉर्मली मत समझिएगा, इन अकाउंट्स को नेक्स्ट आगे क्या करवाया जाएगा? ऑडिट भी करवाया जाएगा। और ऑडिट इसका कौन करेगा? कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। Audited accounts and audit reports shall be forwarded annually by the authority to the, किसको? जो भी ये एनुअल अकाउंट्स बनेंगे, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, ये पर्टिकुलरली दोनों चीजें अथॉरिटी, ये जो लोग हैं एडमिनिस्टर करने वाले लोग हैं, ये अथॉरिटी किसको देगी? सीजी को। और आगे एक एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाना कि पूरे साल में इस अथॉरिटी ने क्या क्या करा। इसको वर्ड बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। जैसे कहते हैं नहीं, सालाना एक्टिविटीज आपकी एनुअली, क्या क्या करा जी आपने, कहां कहां पैसा आपने खर्च करा, किस किस नाम से करा, कितनी एजुकेशन अवेयरनेस आपने करी। पैसा तो जी अकाउंट से बहुत गया बाहर, कहां पे खर्च करा आपने? पैसा तो इस बार बहुत आया, कहां से आया? तो ये सारी चीजों का, एक्टिविटीज का एक रिकॉर्ड देना, दैट इज कॉल्ड एज एनुअल रिपोर्ट। द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर एंड, यस प्लीज, The annual report shall give a full account of its activities during the, क्या लिखा हुआ है? तो कॉमन सेंस है सर, फाइनेंशियल ईयर वाइज बनेगी, लाइक 23-24, 24-25 जो भी है, तो एनुअल ईयर वाइज ये आप लोग अपनी एक्टिविटीज क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। ये तो नॉर्मल सोसाइटी के केस में भी है, नॉर्मल केसेस में भी होता है कि जैसे कंपनी के केस में भी है, एनुअल रिपोर्ट बना के दो जी आपने पूरे साल में क्या करा। सोसाइटी कहती है हम लोग सोशल वेलफेयर के लिए बनाए हुए हैं, एनपीओ वाले कहते हैं हम तो सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर बताना आपकी साल की एक्टिविटीज क्या है, क्या क्या वेलफेयर आपने करे। तो वो सारा लिस्ट बनाकर देनी पड़ती है कि हमें सर क्या क्या एक्टिविटीज मंथ वाइज हमने क्या क्या काम करे, दैट इज कॉल्ड एज एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करना। एंड अ कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड बाय द सेम अथॉरिटी टू द सीजी। और ये सारी चीजें, एनुअल रिपोर्ट एंड द ऑडिट रिपोर्ट, सीजी नेक्स्ट आगे कहां रखेगी? ईच हाउस ऑफ द, क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंट, जो कि दो हाउसेज हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, क्योंकि वहां पे जाके फिर इसकी डिस्कशन होगी कि आईईपीएफ की रिपोर्ट क्या है, आईईपीएफ कितना बढ़िया काम कर रहा है, कर भी रहा है, नहीं कर रहा, पैसा सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैग का कहना क्या है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है। ये प्रॉपर सेशंस फिर कहां चलेंगे? आपके पार्लियामेंट। क्लियर? लो जी, यहां तक एक बार फटाफट रिवाइज करिए। देन एक छोटा सा सेक्शन है, बड़ा इजी, दो सेक्शन आज हमें और करने हैं, वन इज 126 एंड एक 127। 2 मिनट जल्दी फटाफट एक बार चेक करिए। डिविडेंड फिर आगे पढ़ेंगे, टू बी हेल्ड इन अबियांस। सर क्लास सेक्शन शूट में 37 और 245 में कौन कौन है ये बता दो एक बार। 37 में मेंबर्स, मेंबर्स जो आपके इन्वेस्टर्स हैं काइंड ऑफ, और 245 में होते हैं मेंबर्स, डिपॉजिटर्स या इवन द डिबेंचर होल्डर्स, दैट इज द क्लास पर्टिकुलरली। ओके सर, थैंक
बताइए बताइए जल्दी। 125 में कोई भी डाउट, स्पेशली लास्ट वाले कंटेंट में, यूटिलाइजेशन से लेके लास्ट। देन दो छोटे से अपने सेक्शन हैं बट इंपॉर्टेंट हैं, आज कंप्लीट करें। मैक्सिमम इसके ऊपर हम एक लेक्चर और लेकर चलेंगे क्योंकि वो लग जाएगा। एंटायरम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट अच्छा है विद मॉड्यूल पार्ट, क्लियर। एंड बाय दिस वीक आज आपकी बुक्स मैं ऑर्डर कर दूंगा, ये वाली सेम, क्लियर। सो प्रिंट आउट्स के लिए वो सारी चली जाएंगी, बाय द संडे तक मेनली आ जाएंगी। एंड फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स, क्लियर, या जो भी मतलब कमिंग क्लास होगी विद बुक प्रॉपरली, नया टॉपिक नई बुक से ही क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्लियर। हाँ जी करें स्टार्ट, बताओ जी। हाँ जी। अमाउंट है हाँ illegal, हाँ। जिसने किया अनएथिकल वे से वो नहीं देगा चोरी करी। सरकार एक बार तो अल्टीमेट, क्योंकि मान लो सपोज वो तो एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो भाग गए, उनसे तो रिकवरियां करें ना करें क्या होगा अलग बात है। सरकार एक बार तो आपका लॉस हुआ ना, और ये फंड बनाया भी किसके लिए गया था, आप लोगों के लिए, तो उसमें से आपको वो अमाउंट क्या कर देंगे, एक बार डिस्पर्स कर देंगे। तभी उसने वर्ड बोलता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉर्स्ड अमाउंट, ये चीज। बाकी अभी दूसरे पर्सन से रिकवर होगा नहीं होगा वो क्या है, तेरा तो लॉस हुआ ना। सरकार का भी तो कोई हक बनता है अल्टीमेटली इस फंड में से कोई पैसा आपको देने का, नहीं तो अदरवाइज इतने करोड़ों रुपए सरकार रख के कर क्या रही है जब आपने कभी बांट रही नहीं। नेचुरल कैलामिटीज के नाम पे मान लो सपोज हजारों करोड़ रुपए फंड के अंदर, मान लो पीएम केयर्स जो बना हुआ है, या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो अलग अलग नाम से बने हुए हैं, रिलीफ तो कभी देना नहीं, फिर नाम किसके बना रखे हो, इतने करोड़ों रुपए लोग डोनेशन दे रहे हैं, ऑल दे रहे हैं, फिर बनाया क्यों है। देखो आगे क्या होगा वो अलग मैटर है, तेरे को तो एक बार लॉस हुआ ना, तू हमसे ले ले भाई, समझे ये पे। अब सेम चीज, अब नेक्स्ट आगे एक बड़ा अच्छा टॉपिक है 126 सेक्शन। अभी तक हमारे 3 हो चुके हैं, 123, 124, 125। 123 conditions for the declaration and payment. Sir, 124 unpaid dividend, 125 IPF, 126 dividend and word लिखा हुआ है etc. etc मीन्स कुछ और भी, नॉट ओनली डिविडेंड, जिसको मैंने वर्ड आपको बताया था रिजल्टेंट बेनिफिट्स लाइक बोनस लाइक राइट्स। तो यहाँ पे एटसेट्रा का मीनिंग वो चीज है कि आप कहते हैं ना डिविडेंड एंड एटसेट्रा, मतलब अकेला डिविडेंड नहीं है, साथ में कुछ और भी है। डिविडेंड एटसेट्रा टू बी हेल्ड इन, क्या लिखा हुआ है, एबियांस। एबियांस का मतलब होता है होल्ड, कैप्ट होल्ड, रोक लेना, रख लेना, कि सर अभी होल्ड पे डाल दो, कोई रिलीज नहीं करना, कोई डिविडेंड नहीं देना, कोई बोनस नहीं देना, कोई राइट्स नहीं देने। क्यों, पॉइंट इज पढ़िए सेक्शन 126, ये अप्लाई ही कब होगा। मैं कहा सर ये रोक टोक क्यों लगा रहे हो, आपने तो कहा था कि जिसका डिविडेंड है उसको बांट के खत्म करो, और ऊपर से 30 दिन वाला सीन भी है कि अगर 30 दिन में आपने ना दिया वो तो डिफॉल्ट बचेगा। कहते वेट, ऐसा पॉइंट नहीं है। अगर 126 का मैटर, अगर कहा गया था स्पेशली सेक्शन में कहा गया था कि ऐसे लोगों को डिविडेंड आपने तब तक नहीं देना जब तक कोई कंडीशंस, तो ठीक है सर, आप उनको होल्ड कर सकते हो, आप उनको एबियांस होल्ड करके रख सकते हो कि कोई नहीं मैटर सॉर्ट आउट होने दे फिर दे देंगे। पढ़िए ये लगता ही कब है, ये सेक्शन लगता ही कब है, अ ट्रांसफर डीड इज डिलीवर्ड टू द, क्या लिखा हुआ है, कंपनी फॉर, किसके लिए। पहली बात तो ट्रांसफर डीड का मतलब क्या है, सर कोई शेयर ट्रांसफर्स का सीन था, लेट इट बी फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करूं, एक्स ने अपने शेयर्स वाई के नाम पे क्या करने हैं, ट्रांसफर। और ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है, डीमेट वालों में तो फ्रैक्शन में चलते हैं सर, इधर से डेबिट उधर क्रेडिट, ये पुराने सीन है। या आप कह लो अनलिस्टेड के आजकल तो अनलिस्टेड के भी डीमेट में हो गए, क्लियर। प्राइवेट कंपनी के थोड़े बहुत शेयर्स, और प्राइवेट कंपनी कितना का डिविडेंड देती है, प्राइवेट कंपनी आपकी अपनी कंपनी तो होती है। चलो कहने की बात क्लियर, कि मान लीजिए एक्स ने, मिस्टर एक्स ने वाई को अपने शेयर क्या करने हैं, ट्रांसफर करने हैं। अब पॉइंट इज कि इसके लिए क्या बनती है, एक ट्रांसफर डीड जो पहले बना करती थी, अब तो 99% बनती नहीं, 1% चांस होगा कहीं कोई फिजिकल शेयर वाला बैठा है उसके केस में बनेगी तो बनेगी, अदरवाइज तो आजकल तो सारा ये सर स्क्रिप्ट, ऑनलाइन स्क्रिप्ट हो चुकी हैं, क्लियर। तो पहले क्या था ना, ट्रांसफर डीड एंड ऑल बनती थी। ये होता क्या था, पूरा प्रोसीजर आएगा, पूरा चैप्टर 7 के अंदर पढ़ोगे आप लोग, कि सर हम लोग वो ट्रांसफर डीड किसको देते थे, कंपनी को। कंपनी वो ट्रांसफर डीड को क्या करती थी, रजिस्टर्ड, रजिस्टर ऑफ मेंबर में से, क्योंकि पहले तो मेरा नाम दिख रहा था, मेरा नाम क्या करती थी बाहर, नए वाले का नाम क्या करती थी एंटर। अब इस सारे प्रोसेस में
इन द मीनवाइल, बीच में कंपनी ने डिविडेंड क्या कर दिया, डिक्लेयर। मैं तो ट्रांसफर कर चुका शेयर, बट ट्रांसफर डीड बन चुकी। ट्रांसफर डीड बनकर किसको दे चुके, कंपनी को। कंपनी ने डिविडेंड क्या कर दिया, डिक्लेयर, बट ये ट्रांसफर डीड अभी तक रजिस्टर्ड। सर पड़ गया चक्कर किस बात का। अब कंपनी डिविडेंड किसको दे, क्योंकि वो कह रहा जी ये तो मैं शेयर आगे ट्रांसफर कर चुका, बट मेरे रिकॉर्ड्स में आज भी किसका नाम बोल रहा है, आपका, क्योंकि मैंने तो ट्रांसफर डीड रजिस्टर्ड नहीं करा। तो इन दैट केस अगर कोई ऐसा सिनेरियो है, स्पेशली कोई ट्रांसफर वाला सीन है, अगले ने ट्रांसफर डीड आपको दी, आपने अभी तक उसको रजिस्टर्ड नहीं करा, कहते सर आप ना बाकियों का डिविडेंड निपटा लो, इसको साइड में रख लो, कोई नहीं इसका सॉर्ट आउट कर लेंगे। डिविडेंड टू बी कैप्ट इन, क्या लिखा हुआ है, अभ्यास, कि इनको छोड़ो भी, पहले बाकियों का निपटा लो, अगले के 30 दिन अगर निकल गए ना तो डिफॉल्ट पड़ जाएगा। इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर इनका ट्रांसफर का मामला है, इट विल टेक टाइम। नॉर्मली लग जाते हैं 10-15 दिन, कोई नहीं जी कर लेंगे। आपकी ट्रांसफर डीड हमारे पास पड़ी है, बट मैं आपको अभी डिविडेंड नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये मैटर अभी क्या है, पेंडिंग है। एंड बट द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द, क्या लिखा हुआ है। सो ऐसे शेयर्स पे जो भी डिविडेंड होगा उसको कंपनी अब्यांश में रख लेगी, होल्ड में रख लेगी, कि सर ये मैटर आप थोड़ा वेट करेंगे, हम बाकियों का निपटा लें एक बार। क्योंकि अब दोनों मिक्सअप करोगे, देख तुम कह रहे हो सर ट्रांसफर डीड रजिस्टर्ड करो, ऐसे नहीं होती ट्रांसफर डीड रजिस्टर्ड, इट विल टेक टाइम। 10-12 दिन 15 दिन जो हमें प्रोसीजर है, सेक्शन है, वो फॉलो करने पड़ेंगे, एंड तब तक बाकियों की डेट निकल जाए। सर आप कृपा करके थोड़ा साइड पे रहिए, हम बाकियों का डिविडेंड एक बार बांट दें, आपका हम बाद में कर लेंगे। या फिर क्लियरली वर्ड लिख पढ़िए, इफेक्ट ऑफ सेक्शन 126 क्या होगा। सर डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स, बिना कहे कहां पे ट्रांसफर कर देने चाहिए, अनपेड अनक्लेम्ड कुछ भी कह लो, क्योंकि आप ये उल्टा तुझे कहा गया, कंपनी को कहा गया देना नहीं। नहीं तो अनपेड डिविडेंड में कौन सा पैसा जाता था, मैं तो देने को राजी हूं, मुझे मिला ही नहीं पर्सन, वो क्लेम करने नहीं कोई आया। कहते सर ये वन ऑफ द पॉइंट है, हमने खुद कहा, 126 सेक्शन ने खुद कहा ऐसे लोगों को आपने डिविडेंड अभी अभी नहीं देना, वेट कर, वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाने दे, वो ट्रांसफर का चक्कर आपस में खत्म हो जाने दे, जो कुछ भी है दे देना यार। रूल के मुताबिक मेरे रजिस्टर में किसका नाम है, पुराने वाले का, मांगेगा कौन मेरे से, नया वाला। वो तो यही कहेगा कि डिविडेंड तो मुझे दो, मैंने फलानी डेट को शेयर क्या कर लिए थे, परचेज कर लिए थे उससे, पर सर मेरे रिकॉर्ड में तो नहीं है ना। कहते जी आपने फिर अभी ट्रांसफर डीड रजिस्टर्ड नहीं करी, मैं कहा सर उसको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी थोड़ी मैटर होते, हमारी भी कुछ फॉर्मेलिटीज बनती हैं, सेक्शन का कंप्लायंस हमें भी करना पड़ेगा। सो एज पर 126 द कंपनी हैज द पावर, व्हाट काइंड ऑफ पावर, टू kept द डिविडेंड एंड एटसेट्रा, लाइक बोनस, लाइक राइट्स एंड ऑल, कुछ भी, सब कुछ होल्ड पे डाल दो। इन शेयर्स पे कुछ भी आपने करना, सारे शेयर्स को उठाओ, सब कुछ जो इसके बेनिफिट्स है ना सारे होल्ड पे डाल दे, अभ्यांश में रख ले, रोक के रख ले, वो देंगे, मना थोड़ी कर रहा हूं, पर रुक तो जा। अब पढ़िए, हाउ एवर द डिविडेंड शेल नॉट बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट बट शेल बी पेड टू द, कहते उल्टा किसको दे दो, कहते अनपेड डिविडेंड में मत जाना, उल्टा किसको दे दो, ट्रांसफरी। मेरी एग्जांपल में ट्रांसफरर कौन था, एक्स, ट्रांसफरी कौन है, कहते वाई को बांट दो। मैं क्या क्यों बांट दो, अभी ट्रांसफर डीड कौन सा आपकी रजिस्टर्ड हुई है, वो तो कंपनी के पास पड़ी और वो कह रही है अभी पेंडिंग है। सुन तो सही, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में मत भेजियो, वाई को उसके पैसे दे दे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैज ऑथराइज्ड द कंपनी, ट्रांसफरर ने, एक्स ने खुद कह दिया मेरा जो डिविडेंड है वो मेरा नहीं है, वो आप किसको दे दो, वाई को दे दो। आप फिर दो, क्योंकि मैं पहले रोककर क्यों बैठा था, दोबारा सोच, मैंने पहले क्यों रोका था, मेरे रजिस्टर में आज भी ऑनर कौन था, एक्स, और ट्रांसफर डीड आई पड़ी है, मैंने रजिस्टर करी नहीं। रजिस्टर करने का मतलब एक्स का नाम बाहर, वाई का नाम अंदर। सर दिक्कत तो आती ना, मैं तो कह रहा हूं लीगली ये डिविडेंड किसका बनता था, एक्स का, और मांगने कौन आ रहा है, वाई। मैं क्यों दूं, मैं कह सर आप साइड पे आ जाओ,
एज पर 126 आपका डिविडेंड टू बी केप्ट इन क्या होगा, अभियांश। पहले ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाने दो। हाँ, एक काम करो, आप चाहते हो एक्स से लिखवा के दे दो, एक्स से लिखवा के दे दो, एक्स हमें कह दे कि जाओ कंपनी वाई को दे दे, मेरा जो डिविडेंड बनता है शेयर्स पे कोई 10,000 रुपए जो भी बनता है आप दे दो, हम दे देंगे, माँ जी दे देंगे, हमें क्या दिक्कत। क्योंकि अल्टीमेटली आपने एक पीछे पॉइंट पढ़ा था, डिविडेंड पेबल टू होम, वन इज टू द पर्सन, टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन, उसने खुद ऑर्डर करा, हमने दे दिया। भाई कम से कम कल को कंपनी पे फॉल्ट तो नहीं आएगा। मेरी ओर से तो क्या चल रहा है, सही चल रहा है जी, मैं तो सेक्शन के अकॉर्डिंग चला, मुझे सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर आपका रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हमें लिख के दे दे कि मेरे वाला डिविडेंड कोई नहीं ट्रांसफर करते रहना, बट मेरे वाला डिविडेंड किसको दे दो, ट्रांसफर ही को दे दो, कि आज के बाद वो वही ऑनर है, वट एवर बी द मैटर, हमने तो 1 मिनट लगाना है, तेरा वाला पैसा भी उठा के उसको दे देना, नहीं तो अदरवाइज मैं पैसा तब तक नहीं दूंगा जब तक ये ट्रांसफर डीड रजिस्टर्ड नहीं होती। नाउ एनी ऑफर ऑफ इवन द रिजल्टेंट बेनिफिट, इवन कोई राइट शेयर या बोनस शेयर shall be made by the company shall remain, वो भी क्या रखी जाएगी, इसीलिए मैंने वर्ड ऊपर यूज किया था एक्सेट्रा। एक्सेट्रा स्टैंड्स फॉर द रिजल्टेंट बेनिफिट्स। इक्विटी पे सर जी मिलती ही 3 चीजें हैं, वन इज डिविडेंड, सेकंड इज बोनस और तीसरा राइट। क्लियर, चलिए ओवर राइडिंग इफेक्ट पढ़िए जी। और बाकी रही बात 126 सेक्शन का, notwithstanding anything contained in any other provision of the, क्या लिखा हुआ है, एक्ट। दैट मीन्स पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझो, क्या लिखा हुआ है जी, notwithstanding anything contained, notwithstanding मीन्स जो मर्जी लिखा हो, फलाने सेक्शन में, फलाने एक्ट में, फलाने लॉ में, कुछ मर्जी लिखा हो, आगे पढ़ लिया करो क्या लिखा हुआ है, किसकी बात कर रहा है, एनी प्रोविजन इन द एक्ट, कंपनीज एक्ट के किसी अदर प्रोविजन में जो मर्जी लिखा हो, 126 इज द सुप्रीम पावर। जबकि तुझे कहा गया था 30 दिन के अंदर उसको क्या करना है, पे करना है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, कोई डिफॉल्ट नहीं। साफ कह दिया अगले ने कि 126 का बाकी सारे सेक्शंस पे क्या होगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये अकेला ओवरराइड करेगा सबको, तेरे बाकी सेक्शन में जो मर्जी लिखा हो हम नहीं मानते, क्योंकि 126 में ये लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग इफेक्ट। और नॉट विथस्टैंडिंग के नीचे लिख ले, नॉट विथस्टैंडिंग के नीचे लिख ले क्या, कि कुछ भी लिखा हो। क्लियर, नॉट विथस्टैंडिंग मींस कुछ भी लिखा हो, हमें उससे मैटर नहीं है, किसको मानेंगे, 126 को। अब जैसे इसी बात को क्रॉस किसने करा, अगले सेक्शन ने, तभी तो ये पहले ओवरराइडिंग इफेक्ट लिख गया। 127 सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मेन जिनमें से आपको केस स्टडी पहले नंबर पे बनती है, वन ऑफ द मेन। क्लियर, चलिए फटाफट थोड़ा कंप्लीट करिए। फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड्स विद इन कितने दिन में। अब पॉइंट ये है सर 30 डेज का तो पॉइंट आप पहले पढ़ नहीं चुके, क्या वो 30 डेज की प्रोविजन 124 सेक्शन ने बताई थी, नो। 30 डेज का एक्चुअल कॉन्सेप्ट वहां तो 30 डेज की रेफरेंस ली गई थी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आगे ट्रांसफर करने के लिए, उस सेक्शन ने नहीं बताया। ये 30 दिन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सेक्शन 120। 124 सेक्शन ओपन कर, अनपेड डिविडेंड का पहला ही पॉइंट पढ़, वहां पे लिखा हुआ है 30 डेज, देख लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, सर वहां जस्ट उसकी रेफरेंस है, बट 124 ने नहीं कहा था 30 डेज, अरे 124 तो अनपेड डिविडेंड पे है। तो 30 दिन का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया, 30 दिन का कॉन्सेप्ट लेकर आया 120 सर, कि सर डेट ऑफ डिक्लेरेशन से, फ्रॉम द डेट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर आपका डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। और स्पेशली वर्ड डिविडेंड वारंट शैल भी क्या हो जाने चाहिए, पोस्ट हो जाने चाहिए। आपने एक पीछे लाइन पढ़ो, डिविडेंड पेबल इन कैश, लाइन जाके दोबारा पढ़ो, उसमें नीचे क्या लिखा हुआ था कि आज की डेट में नॉर्मली आप बाय चेक दे सकते हो, डिविडेंड वारंट दे सकते हो, तो यहां पे 30 दिन के अंदर, सर जी सिंपल बात, 30 दिन के अंदर या तो पेमेंट हो जाए, अगर डिविडेंड वारंट दे रहे हो तो इशू हो जाने चाहिए। अगला यूज जब मर्जी करो, चाहे 10 दिन बाद आगे उसको अपने कैश करवाए, तूने 30 दिन के अंदर दे दिए थे ना, दैट्स इट। आप अपनी ओर से क्या हो सही, कहते जी बट वो तो 10 दिन बाद आया कैश,
मेरा मैटर क्या था, या तो कैश आज ही दे दे, चेक है आज ही दे दे, खत्म कर। इलेक्ट्रॉनिक है फिर तो इंस्टेंट ही हो गया, आईएमपीएस, आरटीजीएस, नेफ्ट जो भी आप करवाओगे वो तो आज ही हो गई, क्लियर। वो तो 30 दिन के अंदर ही हो जानी चाहिए। अगर कोई डिविडेंड वारंट है, एक ये स्पेशल पता क्यों लिखे जा रहा है, इस पे एक दफा केस आया कि कंपनी ने डिविडेंड वारंट इशू करे हैं बट 30 दिन के बाद करे हैं, क्या वो वैलिड है? नो। अगर डिविडेंड वारंट है दैट मस्ट बी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, पोस्ट, पोस्ट हो जाने चाहिए। पढ़िए, यस प्लीज। पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये मान लो कि पूरे टॉपिक की ये दूसरी पनिशमेंट है और सबसे पहले नंबर पे यही आती, इंपॉर्टेंट में यही आती। हालांकि 124 भी इतनी प्रॉपर नहीं पूछेगा जितनी इस पे पूछेगा। पढ़िए, पनिशमेंट फॉर, पहले तो एक बात बताओ, ये डिविडेंड देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती थी, कंपनी की या डायरेक्टर की? डायरेक्टर। कंपनी तो सर आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी थोड़ी जाके लोगों को वहां पे डिविडेंड बांटेगी, किसको बांटना था, उसके डायरेक्टर्स को। तो पहला डिफॉल्ट, पहली पनिशमेंट किसके ऊपर जाएगी, डायरेक्टर्स, क्लियर। पनिशमेंट फॉर एवरी डायरेक्टर हु इज नोइंगली अ पार्टी, व्हाट डू मीन बाय नोइंगली अ पार्टी? जिसको पता था कि 30 दिन के अंदर पे करना होता है बट 30 दिन के अंदर फिर भी पे नहीं करना, सर दैट पर्सन हु इज नोइंगली अ पार्टी इन डिफॉल्ट। इम्प्रिजनमेंट, सर सबसे बड़ी मेन चीज जेल है, वो भी मैक्सिमम कितनी, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। मैक्सिमम में चाहे उसको 1 महीना भेजे, क्योंकि मैक्सिमम 2 साल था ना, 1 महीना भेजे, 15 दिन भेजे, 6 महीने भेजे, वो हमारी इच्छा, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन। अच्छा, वर्ड और है या एंड मींस प्लस, डबल कंडीशन। सर क्या अकेली जेल होगी? नो, फाइन भी, वो भी मिनिमम कितना, 1000 पर डे के हिसाब से मीटर शुरू हो जाएगा फॉर ईच डे ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट। मान लो 30 दिन के अंदर तुमने पैसा पे नहीं करा एंड डिफॉल्ट, 15 दिन हो गया डिफॉल्ट, लेट कर दिया, 15,000 रुपए डायरेक्टर्स को, जो भी लोग जितने भी होंगे सबको 15,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, पे आउट करने पड़ेंगे, दैट इज 1000 पर डे। और एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, मैक्सिमम की कोई लिमिट, तू करता जा जितना लेट करे, 1000 पर डे के हिसाब से आपका मीटर स्टार्ट है। एंड छोटी अमाउंट नहीं है ये भी, क्यों, क्योंकि डायरेक्टर्स ने बहुत बड़ा डिफॉल्ट करा, डिक्लेयर करने के बाद डिविडेंड को टाइमली पे नहीं करा, इसीलिए स्ट्रिक्ट प्रोविजनें रखी गई हैं। और कंपनी पे तो बस एक पेनल्टी है, क्या, पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट कितना सर, 18% पर एनम। इसको डबल टिक कर ले, इस पे क्वेश्चन आया, इंटरेस्ट निकाल के दो, कहते जी 18% पर एनम के अकॉर्डिंग कितना बनता है। अब 30 दिन के अंदर वो क्या हो जाना चाहिए था, पे हो जाना चाहिए था, आपने पे नहीं करा, जितने दिनों का डिफॉल्ट करोगे 18% पर एनम के हिसाब से आपको साथ में ब्याज देना पड़ेगा, क्लियर। बट पॉइंट इज, यहां पे 18% है और एक बीच में आया था, वो कौन था, 12%, वो था अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने। ये है, ये किसको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को, जो डिविडेंड उनको टाइमली में नहीं दे रहा। ये पनिशमेंट अलग है, ये पनिशमेंट का है, समझे ना। 18%, वो 12% कौन सा था, वो अलग था। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो 18 12 12 18 उल्टा कर देते। तो क्लियरली यहां पे कितना है, 18%। एंड द लास्ट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शंस? हाँ, इन केसेस में आपको 127 में डिफॉल्टेड नहीं माना जाएगा। ये नॉर्मल केस है, ये जेन्युइन केस है कि सर मजबूरियां तो होती हैं, कहीं ना कुछ तो होता है। इनको कौन सा कोई शौक है कि नेक्स्ट आगे लोगों को पैसा ना दिया जाए? मैं कहा जी क्या पता, कहते बट मैं आपको बता रहा हूं कि देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें हम डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। अच्छा, डिफॉल्ट ना मानना मतलब पनिशमेंट आपके ऊपर ना लगे, और वो पक्का पंगा लेगा इस क्वेश्चन में, पक्का कोई ना कोई सिनारियो आपको देकर जाएगा, वो ये पूछेगा ये बताओ पनिशमेंट लगेगी या नहीं लगेगी, अगर लगेगी तो कितनी लगेगी, समझे ना पॉइंट। तो तुझे पहला पॉइंट तो ये चेक करना है, क्या सेक्शन 127 लगेगा, क्योंकि 127 तो ये कहता था कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन पे हो जाना चाहिए, नहीं किया पनिशमेंट एक्टिव। अब पॉइंट इज पहला, वेयर डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कोई ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, लाइक जिस पर्सन को देना था उसकी डेथ हो गई एंड उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे वाली वारिस कौन है कौन नहीं है अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ,
इन दैट केस क्या हमारी गलती? अब ऐसे तो नहीं है अपने 30 दिन के चक्कर में किसी को भी पकड़ा के चले जाएंगे, कोई वैलिड पर्सन को देकर जाएंगे। समझे ना पॉइंट? सर इसीलिए तो आज की डेट में कंपनीज क्या फाइल करवाने लगी, नॉमिनेशन, कि सर नॉमिनी फाइल करके जाओ, कि इन केस, क्योंकि आपकी तो एसेट है, इन केस अगर कुछ आपको हुआ तो बाद में हम लीगल वारिस ढूंढते थोड़ी फिरेंगे, नहीं पहले होता ही था। तो ये होते हैं, मान लो इंसॉल्वेंसी का केस, एग्जांपल दे रहा हूं, लिख ले, बाय रीजन ऑफ एनी लॉ, मतलब कोई डेथ का केस, कोई इंसॉल्वेंसी का केस, इंसैनिटी का केस। अब लाइक जिस पर्सन को हमने देना था, मेरा जो शेयर होल्डर था, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब सर जी इंसॉल्वेंट पर्सन को तो मैं पैसे दूंगा नहीं। इंसॉल्वेंट पर्सन का आगे कौन अपॉइंट होता है, ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी, सर उसको पैसा दे के आएंगे। हाँ, वो तो इंसॉल्वेंट हो चुका, उसका हिसाब किताब कौन कर रहा है, ऑफिशियल रिसीवर ना, उसको पैसे देंगे। तुम कह रहे हो सर अल्टीमेटली आपने तो उसको पैसे नहीं दिए, 30 दिन के अंदर डिफॉल्ट हो गया। कोई डिफॉल्ट नहीं है, हमारा जो डिले हुआ उसका कारण क्या था, रीजन ऑफ एनी, क्या, ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, किसी कानूनी कारण हम उसको टाइमली पैसा नहीं दे पाए। बट फॉल्ट इज नॉट ऑन अस, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। आगे, वेयर अ, सबसे अच्छा पॉइंट, वेयर अ शेयर होल्डर, हाँ जी बच्चे, सौरभ जल्दी बताओ। सर एक मिनट, इंस्टॉलमेंट अगर वो, सर अगर वो शेयर होल्डर जिसको हमें पैसे देने हैं अगर वो इंस्टॉलमेंट हुआ है तो सर हमें हाँ, उससे क्या मतलब, हमें उसे पैसे देने हैं, वो इंस्टॉलमेंट हो उसके पास पैसे हो ना हो तो सर हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे बच्चे वो इंसॉल्वेंट हो गया तो अल्टीमेटली इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है, जब उसके डेट्स विवाद है जब कोई पैसा नहीं नहीं दे। देने के वो लायक है, बट उसने लोगों का पैसा तो ओके। देना है। तो अगर मेरी ओके। ओर से उस बंदे को वो पैसा देना बनता है, मैं उसके हाथ में नहीं दूंगा, उसके ऑफिशियल रिसीवर, क्योंकि बाय ओके द सर। पावर, ओके। बाय लॉ लिखा हुआ है कि वो पावर किसके पास है, उसके ऑफिशियल रिसीवर के पास है, कि उसको पैसा दिया जाएगा। अच्छा मान लो इंसॉल्वेंट ओके। पर्सन को तुमने पैसे दे दिए, वो तो फिर खा जाएगा, बट लोगों का ओके। पैसा उसने आज भी आगे देना है, इसीलिए बाय लॉ पावर होती है, दैट इज कॉल्ड एज कि ऑफिशियल रिसीवर को, ऑफिशियल असाइनी को देना पड़ेगा। अब मान लो अभी इंसॉल्वेंसी आपकी डिक्लेयर हुई, अभी तक आपका ऑफिशियल रिसीवर बाय कोर्ट अपॉइंट ही नहीं हुआ, एंड मेरे इधर से 30 दिन निकल गए, कहते जी आपने तो डिफॉल्ट कर दिया। मैं कहा सर कोई डिफॉल्ट नहीं करा, ये वैलिड है, ये मेरा जो डिफॉल्ट हो रहा है ना, ये ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, एंड वो आपकी 127 की कहां पे आता है, एक्सेप्शंस में, वो कवर नहीं होता। पढ़िए, वेयर अ शेयर होल्डर हैज गिवन, हाँ जी, company regarding payment ऑफ डिविडेंड, बट दोज डायरेक्शन कैन नॉट बी, क्या लिखा हुआ है, complied with, and the main point, and the same has been communicated to the, हमारे शेयर होल्डर ने हमें कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे डिविडेंड इस फॉर्म में देना, पहली बात, रिक्वेस्ट वो कर सकते हैं, पर पॉइंट है रिक्वेस्ट वाजिब भी तो होनी चाहिए, पॉसिबल भी तो होनी चाहिए। सर जो डायरेक्शन उन्होंने प्रोवाइड करी, जिस तरह से उन्होंने डिविडेंड मांगा, जिस फॉर्म में मांगा, दैट कैन नॉट बी, मैंने नहीं, दैट कैन नॉट बी, दैट डायरेक्शंस कैन नॉट बी, क्या लिखा हुआ है सर, वो पूरी नहीं हो सकती थी, और मैंने उसको बताया, नहीं तो मेरे पे डिफॉल्ट पता कब होता, अगले ने इंस्ट्रक्शंस दी, डायरेक्शंस दी, मैंने उसकी बात नहीं मानी या पॉसिबल नहीं थी, पर तेरा फर्ज क्या बनता था, कंपनी का फर्ज क्या बनता था, उसको बताना कि सर आपने जो डायरेक्शन दी है, आप जिस तरह से डिविडेंड चाहते हैं वैसे नहीं मिलेगा, इस तरह से ही मिलेगा, तुमने बताया नहीं। वर्ड पढ़ो, बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू शेयर। अगर तुमने ये 3 पॉइंट पूरे कर दिए, पहला, आपके शेयर होल्डर ने डिविडेंड के रिगार्डिंग आपको क्या प्रोवाइड करी, डायरेक्शन, दोज डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद, एंड आई, द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू शेयर होल्डर, मेरे पे कोई फॉल्ट नहीं, मेरे पे 127 का कोई फॉल्ट नहीं, मैंने अगले को बता दी, अगले की इच्छा, बेतुकी फरमाइशें कर रहा है, हम थोड़ी पे आउट करेंगे। कहता जी डिविडेंड मुझे काइंड में दो, मैं कह यार तू अकेला ही बंदा, काइंड में सेक्शन में लिखा हुआ है देना ही कैश में, इन काइंड में हम कैसे दे दें, कहते नहीं जी काइंड में दो। मैंने साफ कह दिया, मैं कह सर जो आप कह रहे हो ना वो पॉसिबल नहीं, मैंने आपको कन्वे कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, नहीं तो ना मेरी गलती क्या होती, अगर मान लो उसने डायरेक्शन दी, कंप्लाई हो नहीं सकती, मैंने इग्नोर कर दिया, ये कन्वे नहीं करा कि सर आपकी डायरेक्शंस गलत है, मैं पॉसिबल नहीं है वो हमारे लिए ऐसा करना, तुमने कम्युनिकेट करा नहीं, फिर मेरा फॉल्ट, फिर मेरा फॉल्ट होता, कंपनी की गलती होती कि अगर वो चीज पॉसिबल नहीं थी तुमने शेयर होल्डर को बताया क्यों नहीं। सो वर्ड लिखा हुआ है एंड मींस प्लस, बताना जरूरी है, इसको लिख ले साइड पे,
अगर कंपनी ने कम्युनिकेट नहीं करा देन डिफॉल्ट माना जाएगा। लिख इसके ऊपर, अगर कंपनी ने अगर कंपनी ने अगर कंपनी ने कम्युनिकेट नहीं करा देन डिफॉल्ट माना जाएगा, देन डिफॉल्ट माना जाएगा। चलिए, एंड नंबर थर्ड, वेयर द डिविडेंड इज, वर्ड क्या लिखा हुआ है, लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द, क्या लिखा हुआ है, शेयर। हमने आपको पैसे देने, कुछ पैसे हमने आपसे लेने भी तो हैं, चलो सेट ऑफ कर लेते हैं। हमने वो पैसा, बट वर्ड इज क्या लिखा हुआ है, लॉफुली मींस लीगल तरीके से। मेरा वो पैसा आपको देना बनता था और आपसे वो लेना बनता था। फोर्सफुली नहीं कह रहा, अनलॉफुली नहीं कह रहा, वाकई में कुछ पैसे मैंने आपसे लेने थे, कुछ पैसे मैंने आपको देने थे, हमने वो क्या कर लिए, एडजस्ट कर लिए। मैं क्या सर एक बात बता, 3 रुपए पर शेयर, 3 रुपए पर शेयर हमने आपको डिविडेंड देना है, 4 रुपए की हमने आपसे कॉल लेनी है। कॉल इज अ लीगल पैसा जो कंपनी ने आपसे लेना है। तो आप ऐसे करो, 4 - 3 नेट कितना दे दो, 1 रुपये। कहते हो तुमने तो डिविडेंड पे नहीं करा। यार पे करने की जरूरत क्या है, मैंने उसका पैसा क्या कर लिया, लॉफुली एडजस्ट कर तो लिया, कोई डिफॉल्ट नहीं है। तुम कहो जी तुम्हें तो 3 रुपए, ये कुछ सीन है कि पहले मैं 3 रुपए पर शेयर दूंगा फिर 4 रुपए पर शेयर लूंगा, जब पता है कि सेम पर्सन से ट्रांजेक्शन है। यार लॉफुली एडजस्ट कर लो, दैट इज कॉल्ड एज लॉफुली पैसा क्या करना, एडजस्ट। अच्छा, नॉट ओनली कॉल्स, कोई पैसा एनी सम, बट लॉफुली तरीके से लेने वाला हो, फोर्सफुली वाला सीन ना हो कि मान लो कंपनी ने देखा जी शेयर होल्डर से पैसे लेने, ये पता नहीं देगा या नहीं देगा, धक्के से उसका डिविडेंड क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। सर नहीं, ये चीज नहीं है। लीगली पैसा लेने वाला अगर बनता था उस पर्सन से, फिर तुम अल्टीमेटली डिविडेंड के अगेंस्ट उसको क्या कर सकते हो, सर। तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुमने वहां पे देखा, ऐसा मिलेगा क्वेश्चन कि सर ये पैसा तो कंपनी के पास लीगल पावर है कि वो ले सकती है, और इधर से कंपनी ने डिविडेंड देना था, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। तो ठीक तो करा, कौन सा डिफॉल्ट कर दिया, कोई डिफॉल्ट नहीं। नंबर 4, वेयर देयर इज अ, क्या लिखा हुआ है, रिगार्डिंग द, क्या लिखा हुआ है सर, इनका ना जी राइट टू रिसीव का चक्कर पड़ा हुआ है कि इसको मिलेगा कि इसको मिलेगा। तो 126 के अकॉर्डिंग वैसे भी द डिविडेंड टू बी केप्ट इन अबेयंस। क्लियर, ये लॉफुली तरीका है सर, आप अपना कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अभी यही नहीं पता, ये कह रहा मेरा डिविडेंड है, वो कह रहा मेरा डिविडेंड है। इन दैट केस जिसका राइट टू रिसीव होगा मेरे पास आ जाना, अपना डिविडेंड ले जाना। एंड वेयर, या फिर कुल मिलाकर, वेयर द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ, सर जी मेरी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, इनसे पूछो इनके क्या कारण है जिनकी वजह से डिविडेंड पे नहीं हो पाया, और मेरा कोई फॉल्ट। अगर ये 5 पॉइंट्स हैं, तुम्हारे पे 127 की कोई पनिशमेंट एप्लीकेबल, क्योंकि इन 5 सिनारियों में वो आपका डिफॉल्ट नहीं माना जाता। दीज आर द एक्सेप्शंस। क्लियर, सो ये अपना एक टॉपिक था, एंड इसी के बेसिस पे नीचे एक आपके पास केस स्टडी 1 2 अभी के अभी खत्म करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना रेवोकेशन, और एक टॉपिक आपका कौन सा है, ये एंटायरम डिविडेंड, 2 ही टॉपिक बचे होंगे। एक है एंटायरम डिविडेंड, और एक तो छोटा सा वैसा, ये तो कोई इतना पॉइंट नहीं है, कंसिक्वेंसेस। उसके बाद टॉपिक अपना खत्म है। मैक्सिमम एक लेक्चर तो है ही है, थोड़ी सी एडिशन मुझे मॉड्यूल में से करवानी पड़ेगी, दैट डिपेंड्स कल के लेक्चर के ऊपर। कोशिश तो है कि कल आप इसको वाइंड अप कर देंगे बड़े आराम से। क्लियर, बट यहां तक इसको एक बार कंप्लीट करिए। बेसिक सेक्शन की अगर बात करो, 123 से लेके 127 तो कंप्लीट हो चुके हैं। 123 कंडीशंस फॉर द, किसके लिए, डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। 125 IEPF। 126 डिविडेंड एटसेट्रा टू बी केप्ट इन अबेयंस। 127 फेलियर टू पे डिविडेंड विद इन 30 days। पढ़िए, दोनों केसेस अभी के अभी खत्म करिए बैठकर, दोनों केसेस खत्म करिए। एंड कल ये 2-3 पार्ट्स जो भी हैं, और ये आपके टाइम फ्रेम वाले ही हैं जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जैसे कि नवंबर 18 का ये ले,
एक बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जुलाई 21 का, जुलाई 21 का। तभी कह रहा हूँ इस बुक का ये फायदा है कि 7-7 क्वेश्चंस आपको गिवन है। इसके बाद फिर अपन मॉड्यूल के क्वेश्चन भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट में जो कुछ लिखने वाला होगा, मैं बुक इस तरह से फ्रेम कर रहा हूं आप लोगों की, हर चैप्टर के बाद एक नोट्स का पेज में एक्स्ट्रा डाल रहा हूं उसके अंदर, क्लियर, सो दैट कि कोई एक्स्ट्रा थिंग मॉड्यूल से आपने देखी, कोई केस आपने पढ़ा, तो आपके पास स्पेस होनी चाहिए लिखने के लिए। तो हर चैप्टर के बाद एक एक्स्ट्रा लीफलेट मैंने उसके अंदर क्या करी है, इंक्लूड करवाई है। क्लियर, चलिए करिए फटाफट। सर हाँ जी, जो पेनल्टी है, आपकी वॉइस बच्चे उसमें- प्रॉपर नहीं आ रही। तो जो सेक्शन 127 की पेनल्टी है, हम्म, उसमें अगर हमारे पास 2 डायरेक्टर्स हैं तो दोनों दोनों डायरेक्टर्स पे वहां पे लिखा हुआ है 1000 एवरी डायरेक्टर हु इज नोइंगली अ पार्ट। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, सब पे लगेगी अलग अलग, क्योंकि फॉल्ट तो सबका है ना, ये नहीं कंबाइन करके इकट्ठे 15,000 देने हैं, सब पे अलग अलग लगेगी। नेहल यहाँ पे बेसिकली एसबीओ पे नहीं है 7 इयर्स वाला पॉइंट, उस पे तो डायरेक्टली सेक्शन 90 में लिखा हुआ है कि विद इन अ ईयर अगर मान लो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते तो पर्टिकुलरली उनके अकाउंट आईपीएफ में शेयर जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। इन पे 7 इयर्स वाला पॉइंट नहीं है। हाँ जी बताओ जी, देखे केसेस, कोई डाउट? एक तो पहला तो अनपेड के रिगार्डिंग होगा, और दूसरा आपका कौन सा, वो पोस्टेड वाला डिविडेंड वारंट वाला, जो मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड वारंट क्या हो जाने चाहिए, पोस्ट 30th डेट तक। इवन 30th को निकाल दो तो भी चलेगा, बस 30 दिन के बाद में, समझे ना, लास्ट डेट को भी पोस्ट करवा दे चलेगा, पोस्ट हो जाए। अच्छा यहाँ पे ना एक पॉइंट होगा रिसीविंग और पोस्ट का, कि उसको मिले कब, 30 डे के बाद। पर मेरी ओर से तो पोस्ट हो गए थे, वो तो मुझे पता कि 2 दिन तो पहुंचने को टाइम लगेगा, मेरी ओर से पोस्ट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे ना लिख लेना, रिसीविंग डजंट मैटर सेक्शन में जाके, कि रिसीविंग मैटर नहीं करती, पोस्टिंग मैटर करती है, कि पोस्ट हो जाने चाहिए। वहीं पे लिख, अगर क्वेश्चन कोई क्रक्स निकाला है ना, जाके सेक्शन में जहां वर्ड है वहां पे एड ऑन कर दो कि व्हाट मैटर्स, पोस्टिंग ऑफ डिविडेंड वारंट। रिसीविंग मैटर नहीं करती कि उसको मिले कब, मिले मन करे 4 दिन के बाद, तब तक 30 दिन आपके क्रॉस कर जाएं, कहते हैं फिर तो डिफॉल्ट हो गया। मैंने रिसीविंग नहीं कहा था, मैंने वर्ड क्या कहा था, पोस्ट हो जाने चाहिए। ये जैसे कुछ नहीं है इसमें, हाँ तो इसमें ये लिखेगी एग्जैक्ट ना, नीचे जो पूरा केस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाँ हाँ, ये उसको एक्सप्लेन करा हुआ आगे। इसकी प्रेजेंटेशन ही फॉलो करेंगे, ये तो जस्ट शॉर्ट क्रक्स है, मैं प्रेजेंटेशन इसकी अलग बताऊंगा, जो नॉर्मली केस स्टडी का रिप्लाई हम देते हैं, ये तो जस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट्स है। हाँ जी, जनरल क्लॉज के साथ शामिल है कहाँ पे, आंसर में हाँ वो ये रेफरेंस आती है, आती है। ये जो मैंने कल आपको बेसिक बताया था कि फर्स्ट डे इंक्लूड नहीं करना, वो जीसी एक्ट के अकॉर्डिंग टू ये रेफरेंस लेगा, और जब पढ़ेंगे ना जीसी एक्ट, ये एग्जांपल वहां भी काम आएगी दोबारा, ये चीज याद करने पड़ेंगे। एक्ट का नाम, इतनी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। हाँ जी क्लियर। सो कल इसको एक बार पैकअप करेंगे कोशिश करते हुए, क्लियर। मॉड्यूल पार्ट अभी तो आप लोगों के पास नहीं होंगे, आई थिंक सो। मॉड्यूल आ चुके आपके पास या नहीं भी? आज का है सर। तो ऑर्डर करो एक बार, तो कल का काम तो हम चलाते हैं, मैं पीडीएफ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, बट हर टॉपिक का लास्ट लेक्चर विल बी फ्रॉम कहां से हुआ करेगा, फ्रॉम द मॉड्यूल, क्लियर। कंटेंट नहीं पढ़ना, कंटेंट इसी को पैकअप करेंगे, यहीं पे मेंशन करेंगे जो करना है, पढ़ना तो यही है, और लॉ तो हर जगह ही सेम है, समझे ना। मॉड्यूल फिर बहुत वाइडर लेवल पे जाता है, तो इतना कंटेंट नहीं चाहिए, बी स्पेसिफिक, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, समझे ना पॉइंट। तो बेटर है कि एक ही जगह पे इकट्ठा करेंगे, क्लियर। चलिए ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।